अस्सलामुअलैकुम। आज ही दो लेक्चर अपलोड होंगे। लेक्चर नंबर 58। ओके, कल वाले पेजेस निकाल लें। पेज 452। जी, यहाँ पे उंगली रखें कोर प्रिंसिपल पे। आपने खामोश, आपने यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपनी जो बिजनेस सेगमेंट्स हैं उनका नेचर और फाइनेंशियल इफेक्ट बताना है, ताकि यूजर्स को पता चले आप किस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं। ये आपने यूजर्स को बताना है। पहला पेज है, पहला पेज है। अब कल किस घर में किसी ने जाके कोर प्रिंसिपल पढ़ा ही नहीं तो वो पेज पूछेगा ना। अच्छा, फिर यहाँ पे उंगली रख के जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट हो गई हों या लिस्ट होने वाली हों उनके ऊपर ये स्टैंडर्ड लगता है। और अगर सेपरेट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं, ये बात कंसोलिडेशन में ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, तो फिर कंसोलिडेटेड पे ये स्टैंडर्ड लगेगा। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सारे ऑपरेटिंग सेगमेंट हैं। ऑपरेटिंग सेगमेंट बनने के लिए तीन बातें ज़रूरी हैं। चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर सबका डाटा अलग अलग मांगता हो, अकाउंटेंट भी सबका डाटा अलग अलग बनाता हो, और रेवेन्यू कमाते हों या खर्चे करते हों, और रेवेन्यू कमाते हों और खर्चे करते हों, या रेवेन्यू कमाने का इरादा हो, तब भी ज़रूरी नहीं रेवेन्यू एक्सटर्नल सेल से ही कमाएं। इंटरनल सेल जो सिर्फ कर रहा है वो भी हमारी नज़र में ऑपरेटिंग सेगमेंट है। अगला सवाल, ऑपरेटिंग सेगमेंट में से कौन से रिपोर्टेबल हैं? अगला पेज, रिपोर्टिंग सेगमेंट में से कौन से रिपोर्टेबल हैं? पहले तो बात है उनके लिए ऑपरेटिंग होना जरूरी है, फिर वो 10% टेस्ट पास कर जाए तो वो क्या है? रिपोर्टेबल। 10% टेस्ट की डिटेल जो है वो ये दी हुई है। अगर कोई ऑपरेटिंग सेगमेंट 10% टेस्ट पास नहीं कर रहा तो मैनेजमेंट बिलीव्स दैट इंफॉर्मेशन अबाउट सेगमेंट वुड बी यूजफुल, तो वो भी आप यूजर को बता सकते हैं। अगली बात, अगर ये बातें हो गई थी, वो जो पिछले साल और इस साल उसकी बातें हो गई थी। ये 75% टेस्ट है, प्रैक्टिकल लिमिट है 10 तक, और कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन वाली बात भी हो गई थी। आज बस 3-4 बातें हमने थ्योरी की पढ़नी है, फिर मैं न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करने लगा हूँ। जी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड का, एग्रीगेशन ऑफ सेगमेंट्स। एग्रीगेशन ऑफ सेगमेंट्स। बेकरी, कैटरिंग, न्यूज़ चैनल, न्यूज़ चैनल, मैगज़ीन, और इसके साथ फर्नीचर चलें, हेड ऑफिस। अच्छा मोहतरम, आपको इजाज़त है एग्रीगेशन की। एग्रीगेशन की क्या मतलब? यानी हो सकता है CODM को आप सारी चीज़ों के डिटेल अलग अलग देते हो, लेकिन आप सोचें कि बेकरी और कैटरिंग तकरीबन एक जैसा काम है, दोनों में खाना पकता है बैक एंड पे। कैटरिंग में थोड़ी सी ज़्यादा कुर्सियाँ वगैरह और वो भी टेंट लगाने पड़ते हैं, ये दोनों एक जैसे काम है। इनको आप एग्रीगेट भी कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को आप एग्रीगेट कर सकते हैं, हालांकि दोनों अलग ऑपरेटिंग सेगमेंट है। इनको एग्रीगेट कर दें,
न्यूज़ चैनल में भी और मैगजीन में भी किसी हद तक आप देखते हैं सेम बातें पाई जा रही हैं। न्यूज़ चैनल में न्यूज़ पढ़ के बताई जा रही हैं, मैगजीन में न्यूज़ लिख के बताई जा रही हैं। इनको आप एग्रीगेट कर सकते हैं, लेकिन शायद फर्नीचर को और फार्मा को एग्रीगेट करने की कोई तुक ना बने। ठीक है, तो सवाल अब यह है, कैन वी एग्रीगेट टू ऑपरेटिंग सेगमेंट्स? द आंसर इज यस। अगर इनमें 5 बातें पाई जाएं, अगर इनमें कितनी बातें पाई जाएं? 5 बातें पाई जाएं, तो एग्रीगेशन की भी इजाजत है। आप बता दें, इस डायग्राम को सामने रख के हमारे कितने ऑपरेटिंग सेगमेंट बने? 3 कहां से बन गए? एक बेकरी एंड कैटरिंग, एक न्यूज चैनल एंड मैगजीन। यानी आपने वर्किंग 1 में इनको इकट्ठे कर देना है। वर्किंग 1 ये था बेसिक डाटा। बेसिक डाटा में आपने हेडिंग देनी है बेकरी एंड कैटरिंग, या फिर इसका नाम मील रख दें, खाना मील। इसका नाम न्यूज रख दें, न्यूज चैनल और मैगजीन खत्म करके न्यूज। तो देयर इज परमिशन ऑफ एग्रीगेशन। नाउ देयर आर 4 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। उनमें से रिपोर्टेबल कितने हैं वो फिर वर्किंग 1 में चारों का डाटा डाल के देख लेंगे, इनमें से रिपोर्टेबल कितने हैं। और ऑब्वियसली हेड ऑफिस इज नॉट एन ऑपरेटिंग सेगमेंट, तो नोट कर लें। एग्रीगेशन के नीचे पेज 452 पे जगह है। देखने में कितने लग रहे हैं? 6। लेकिन एक ये बन गया खाना, एक बन गया न्यूज वाला, एक फर्नीचर वाला, एक फार्मा वाला। जी सवाल कौन पूछ रहा? जी नहीं, जब इन दोनों को एग्रीगेट कर दिया तो फिर इन दोनों की सेल जमा हो जानी है। फिर जब बेसिक डाटा बनेगा, आज मैंने बेसिक डाटा नहीं बनाया, इधर देखें, आज मैंने वर्किंग 1 नहीं की, मैंने आपके आने से पहले नोट किया, मैंने वर्किंग 1 नहीं की, लेकिन फिर वर्किंग 1 के अंदर केमिकल नहीं आ रहा होगा। वर्किंग 1 के अंदर केमिकल एंड सोडा शायद इकट्ठा आ रहा होगा, केमिकल सोडा हमें सेम चीजें लगती हैं, तो वर्किंग 1 में इनको इकट्ठा कर देना। फिर तो लिख लें, वर्किंग 1 में बेकरी और कैटरिंग इकट्ठी आएगी। अब वर्किंग 1 में हेडिंग होगी बेकरी एंड कैटरिंग। हाथ डाला था पास पेपर के क्वेश्चन 10 पे? हाथ डाला था? ओके, आज बस ये तो कुछ घंटा का आप दे दें तकरीबन IFRS 8 में, फिर हमने IS 12 करने हैं, IFRS 16 करने हैं, सारी चीज़ें पुरानी आनी है, रिवाइज होनी है। ओके, एग्रीगेशन के लिए शराइत क्या है? एग्रीगेशन के लिए शराइत क्या है? आप बेकरी और फर्नीचर को एग्रीगेट नहीं कर सकते, इसकी कोई तुक नहीं बनती। ठीक है, एग्रीगेशन के लिए शराइत, ऑपरेटिंग सेगमेंट ऑफन एग्जिबिट सिमिलर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। लॉन्ग टर्म में इनकी परफॉर्मेंस आमतौर पे सिमिलर हो, इफ दे हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये ना तमहीद बांध रहे, असल बातें नीचे हैं। अगर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, खाना खिलाना दोनों की कैरेक्टरिस्टिक है, कैटरिंग की भी बेकरी की भी। फॉर एग्जांपल सिमिलर लॉन्ग टर्म ग्रॉस मार्जिन्स, ग्रॉस मार्जिन्स इनमें सिमिलर होने चाहिए। बेकरी में भी आप 10% प्रॉफिट कमाते हो, कैटरिंग में भी 10% प्रॉफिट कमाते हो। यानी आपने शादी के ऊपर जो चिकन कढ़ाई बनाई वो 10,000 की बना के 11,000 की बेची, और बेकरी में आपने जो मिठाई बनाई वो भी 10 रुपए की बना के 11 रुपए की बेची। सेम मार्जिन हो इनके। एक बात ये होगी, अगर प्रॉफिट मार्जिन में जमीन आसमान का फर्क है फिर इकट्ठा ना करें। तो सेम इनके प्रॉफिट मार्जिन्स हो फॉर 2 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स वुड बी एक्सपेक्टेड इफ देयर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स वर सिमिलर। 2 or more segments may be aggregated. 2 segments may be aggregated. 2 segments आप एग्रीगेट कर सकते हैं इनटू अ सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट। बस असल में ये बात है, 2 or more segments may be aggregated into a single operating segment। कब इस तरह का भी कोई MCQ आ सकता है, इफ दे हैव सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। ये हाईलाइट, इफ दे हैव सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। 2 or more segment may be aggregated if aggregation is consistent with the core principle। core principle ये है कि ऑर्गेनाइजेशन यूजर्स को बताना क्या चाहती है कि खाने की चीजें अलग, इसकी चीजें अलग। ऑर्गेनाइजेशन का कोर प्रिंसिपल क्या है? तो इफ एग्रीगेशन इज कंसिस्टेंट विद द कोर प्रिंसिपल ऑफ द IFRS, द सेगमेंट्स हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेगमेंट्स आर सिमिलर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बार बार आ रहा था, सिमिलर क्या चीजें होनी चाहिए? सिमिलर क्या चीजें होनी चाहिए? सिमिलर
नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सेम होनी चाहिए। कुछ लोग डोमेस्टिक चीज़ें बनाते हैं घरों के अंदर जो बेचनी है, कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो इंडस्ट्रीज़ में बेचनी है। इस ब्रैकेट्स को ना पढ़ें। बेकरी और कैटरिंग में सिमिलर बात यह है कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट सेम है, खाना खाने की चीज़ें। नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, वो भी कढ़ाई में डाल के बनती हैं, ये भी कढ़ाई में डाल के बन रहे हैं। नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। टाइप ऑफ क्लास और कस्टमर एंड देयर सर्विसेज, वो भी बंदे खाते हैं गुलाब जामुन, कढ़ाई भी बंदे खाते हैं। ये नहीं होता कि वो चारा है वो जानवरों ने खाना है और ये उन्होंने खाना है। तो नेचर ऑफ कस्टमर्स भी सेम है। मेथड यूज टू डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट्स, बेकरी के आइटम्स भी आजकल ऑनलाइन डिलीवर हो जाते हैं और कैटरिंग की चीजें भी, देखें जो है वो रक्षों पर रख के ऑनलाइन डिलीवर हो जाती हैं। तो मेथड्स यूज टू डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट्स एंड देयर सर्विसेज। एंड इफ, इसमें से कुछ याद नहीं करना आपने, यू जस्ट सपोज टू हाईलाइट द पैरा नंबर 12। एंड इन द लास्ट, इफ एप्लीकेबल, ये हर सूरत में नहीं है, कभी कभी ऐसा हुआ करेगा। द नेचर ऑफ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। बैंकिंग में 2-3 बैंक की ब्रांचेज हैं, अब सबको आप एग्रीगेट कर दें कोई मसला, लेकिन अगर बैंकिंग के साथ आप लीजिंग शुरू कर दें उसको फिर शायद आप अलग अलग क्लासीफाई कर दें। इंश्योरेंस कंपनी साथ लीजिंग भी शुरू कर दें, उसको अलग कर लें। तो एग्रीगेशन की क्या है इजाज़त है, अगर कितनी शराइत पूरी हो रही हों, 5, 1 2 3 4 5, तो आपको 2 ऑपरेटिंग सेगमेंट एग्रीगेट करने की इजाज़त है इन वर्किंग वन से ही आप उनको एग्रीगेट करके चलेंगे। इसी से रिलेटेड पैरा आगे लिख लें जो हमने छुड़वाया है, यहां पे लिख लें पैरा 14, जिसमें एग्रीगेशन की बात हो रही है फर्दर। एन एंटिटी मे कंबाइन इंफॉर्मेशन अबाउट ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। अगला सफा, एन एंटिटी मे कंबाइन इंफॉर्मेशन, वही बात होगी, about operating segments that do not meet the quantitative thresholds। अब इसने एक और एंगल से बात की, कहते कभी कभी ऐसा होगा कि आपको ये टेस्ट में पास नहीं हो रहा होगा, इसकी सेल 7% होगी, इसकी सेल 4% होगी। कहते हैं मेरा मशवरा, आप जरा ढूंढ के इनको एग्रीगेट करने की कोशिश कर लो, इनको क्या करने की कोशिश करो, लेकिन अगर इनमें वो 5 बातें पाई जा रही हैं, तो अब उसने एक प्रैक्टिकल बात आपके सामने रखी। उसने कहा मेरा मशवरा है जब दोनों चीजें 10% से नीचे गिर, लेकिन ये जरूरी नहीं है, हो सकता है दोनों ऑलरेडी 11-11 हों। अगर दोनों ऑलरेडी 11-11 हैं फिर भी आप इनको इकट्ठा कर सकते हैं अगर 5 बातें पाई जा रही हैं। लेकिन अगर एक 7 है और एक 4 है, अब असूली तौर पे तो दोनों रिपोर्टेबल नहीं है, लेकिन अब आप सोच लो इनमें अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन पाई जा रही है ना, तो बेहतर इकट्ठा करके एक रिपोर्टेबल ही बना दो, यूजर के सामने जरा बेहतर इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट में अगला पैरा बात करें। एन एंटिटी मे कंबाइन इंफॉर्मेशन अबाउट ऑपरेटिंग सेगमेंट्स दैट डू नॉट मीट 10% टेस्ट, उनको कंबाइन कर दो फिर, लेकिन जबरदस्ती कंबाइन नहीं कर सकते। कंबाइन कैसे करना है वो पीछे गाइडेंस मिल गई है, फर्नीचर में फार्मा नहीं कंबाइन हो सकता। एन एंटिटी मे कंबाइन, एक प्रैक्टिकल टाइप बात कर रहा है इसमें। एन एंटिटी में कंबाइन ऑपरेटिंग सेगमेंट दैट डू नॉट मीट द क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड्स विद इंफॉर्मेशन अबाउट अदर सेगमेंट। कंबाइन करें एक ऑपरेटिंग सेगमेंट को विद अदर, एक को अदर के साथ कंबाइन कर दें, दैट डू नॉट मीट द क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड टू प्रोड्यूस अ रिपोर्टेबल सेगमेंट, ताकि एक नया सेगमेंट आपके सामने आ जाए, खाना खाने वाला। Only if the operating segments have similar characteristics, वो जो 5 बातें हैं वो उनमें सेम होनी चाहिए। एंड शेयर अ मेजॉरिटी ऑफ एग्रीगेशन क्राइटेरिया, उसमें से मेजॉरिटी क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं, मेजॉरिटी क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं। मेजॉरिटी का लफ्ज़ उसने लिखना चाहिए था, बेहतर है सारी क्राइटेरिया पूरे हो रहे हों। तो ये एक प्रैक्टिकल नेचर की उसने बात कर दी। चलें जी, बस आज की, हाँ जी, ये जो है एग्रीगेशन न्यूमेरिकल में भी टेस्ट हो सकती है। एग्रीगेशन कैसे न्यूमेरिकल में टेस्ट हो सकती है कि सवाल के अंदर वो बता दे कि जी बेकरी की ये सेल है, आगे बोलें, कैटरिंग की ये सेल है, और नीचे लिख दे कि दीज बोथ हैव सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब आप क्या करें, अब आपको सवाल बेहतर करना पड़ेगा। सवाल में आपको उन दोनों को जमा करना पड़ेगा और जमा करके सवाल का डाटा बेहतर कर लेंगे आप। वर्किंग 1 से पहले एक वर्किंग होगी जिसमें आप दोनों को जमा कर लेंगे जी।
जब क्या देगा, जब एग्रीगेशन देगा तो वो इस तरह की कोई लाइन लिख के बताएगा कि मैं एग्रीगेट करने की आपको इजाजत दे रहा हूं, जहां से हमें आइडिया होगा। अच्छा, अब जी डिस्क्लोजर्स में आ जाएं, पेज नंबर 455। पहला डिस्क्लोजर सेगमेंट एनालिसिस, जिसको हमने नाम क्या दिया था 37.1, और ये मैंने आपको हाईलाइट करा दिया था स्टैंडर्ड से 37.1। पैरा नंबर आपको याद होगा 23 और पैरा नंबर 24, ये सारा हमने स्टैंडर्ड से पढ़ लिया था। सफा निकाल लें सेगमेंट एनालिसिस वाला। अच्छा जी, सेगमेंट एनालिसिस में क्या यही चीजें हैं या इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, नॉन करंट एसेट की एडिशंस और ये सारी चीजें भी हैं? ये सारी चीजें भी हैं। An entity shall also disclose the following about each reportable segment। ये मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ पैरा परसों की क्लास में। अच्छा, इन बातों को छोड़ें। प्रॉफिट्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज, सेल फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर, आपस की सेल, इंटरेस्ट इनकम अलग, इंटरेस्ट एक्सपेंस अलग। ये किसकी बात हो रही है? रिकॉन की बात हो रही है या रिकॉन से बनने से पहले सेगमेंट एनालिसिस? जो मैंने पिछली क्लास के अंदर यहां से लेके यहां तक डेप्रिसिएशन और पता नहीं क्या क्या लिखा था। डेप्रिसिएशन एंड अदर मटेरियल आइटम, जो भी आप मटेरियल समझें, ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड बाय IAS 1। मिसाल के तौर पे नहीं कुछ और भी इसने लिखे हैं, राइट डाउन, कोई इन्वेंट्री राइट डाउन कर दी, रिस्ट्रक्चरिंग आप IAS 37 में पढ़ेंगे। मेजर डिस्पोजल्स को भी आप डाल सकते हैं, कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं उनको भी डाल दें आप। एंटिटीज इंटरेस्ट इन द प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट, ये कंसोलिडेशन में समझ आएगा कि एसोसिएट में आपने कितना प्रॉफिट कमाया है। इनकम टैक्स एक्सपेंस आप अलग शो करें, और अगर DTE में कोई खुशी है ओवरऑल तो खुशी शो कर दें। मटेरियल नॉन कैश आइटम्स अदर देन डेप्रिसिएशन, मिसाल के तौर पे इम्पेयरमेंट। इसके अलावा मैंने आपको कहा था इन्वेस्टमेंट इन और एडिशन टू नॉन करंट एसेट्स। एक्सक्लूडिंग डेफर्ड टैक्स एसेट, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स तो हमें स्टैंडर्ड अभी पढ़ा नहीं हुआ, IFRS 9। डेफर्ड टैक्स एसेट पढ़ लिया हुआ है। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट तो स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस में ही नहीं है। एंड राइट्स राइजिंग अंडर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छा, डेफर्ड टैक्स एसेट के बारे में मुझे बताएं। डेफर्ड टैक्स एसेट ढूंढें किस फिगर के अंदर पड़ा हुआ है? फिगर बोलें, फिगर। हाथ खड़ा करके बताएं कौन सी फिगर में पड़ा हुआ है डेफर्ड टैक्स एसेट? जी 150 में पड़ा होगा ना, 150 में पड़ा होगा। रीजन वो कह रहे एडिशन मुझे बताओ नॉन करंट एसेट्स में। नॉन करंट एसेट में क्या बताओ? एडिशंस, एक्सेप्ट डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स की एडिशन मुझे ना बताओ। अब अगर नॉन करंट एसेट की एडिशन है तो केमिकल के नॉन करंट एसेट प्लांट अलग खरीदेंगे आप, सोडा का प्लांट खरीद लेंगे, फार्मा का प्लांट खरीद लेंगे, और आपने डेफर्ड टैक्स की वर्किंग बनाई तो आपको फ्यूचर में सेविंग नजर आ रही है। अब वो तो पूरे बिजनेस की सेविंग होगी ना, क्योंकि डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में तो सेगमेंट वाइज हम नहीं बनाते थे, IAS 12 में सेगमेंट वाइज नहीं बनाते थे। तो अब ये प्लांट आ गया केमिकल का, ये प्लांट आ गया सोडा का, ये प्लांट आ गया फार्मा का, ये प्लांट आ गया पॉलिएस्टर और पेंट का। अब ये इनकी एडिशंस आ गई, इनकी एडिशंस ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली इन एसेट्स की कैरी डाउन में आ जाएंगी, तो फिर डेफर्ड टैक्स एसेट अदर्स में आ जाएगा। डेफर्ड टैक्स एसेट अदर में आ जाएगा। इनके डेटर्स आ जाएंगे इधर एसेट्स में, सॉरी लाइबिलिटीज पर मैंने उंगली रखी हुई थी। इनके एसेट्स डेटर्स इधर आ जाएंगे, इनके डेटर्स इधर आ जाएंगे। और हेड ऑफिस के कोई डेटर हुए, हेड ऑफिस ने कोई चीज बेची है, पैसे लेने हैं, वो इधर आ जाएंगे। तो सेगमेंट की चीजें सेगमेंट्स में आएंगी और जो सेगमेंट से हट की चीजें हैं वो अदर्स में आ जाएंगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि डेफर्ड टैक्स एसेट को सेगमेंट्स में घुसाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेफर्ड टैक्स की वर्किंग हम सेगमेंट वाइज करते थे या ओवरऑल बिजनेस का पीपी लेते थे। तो इसलिए शायद उसने कहा है कि डेफर्ड टैक्स एसेट को ना यहां शो करो, लेकिन फिर डेफर्ड टैक्स एसेट कहीं ना कहीं तो शो होगा, क्योंकि गोहर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टोटल से टैली कराने हैं हमने।
और ये टोटल्स कल आपको याद है मैंने एक इनका P&L बैलेंस शीट बनवाया था, तो उन टोटल से कैसे टैली हो सकता है? जब सारे एसेट्स बिजनेस के यहां आ जाएं, तो सारे एसेट्स, हेड ऑफिस की बिल्डिंग आएगी, हेड ऑफिस की लैंड आएगा, डेफर्ड टैक्स एसेट आएगा, हेड ऑफिस के डेटर आएंगे, हेड ऑफिस के कोई रिसीवेबल है वो आएंगे, सारी हेड ऑफिस की चीजें अंदर आ जाएगी। ओके, ये तो हो गया 37.1। जी जी बिल्कुल, डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटीज को भाई कह रहे हैं हम नॉन करंट एसेट्स में शो करते हैं। मोहतरम, ये जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं, तो अल्लाह करे मिल जाए कल वाली डायग्राम, ये देखो मेरे भाई, ये जो मैंने आपको बताया था कल कि गौहर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो एसेट आ रहे हैं हमारे 1605, ये 1605 तो नॉन करंट और करंट सारे हैं ना इसमें, तो यही आप पूछ रहे हो। आप क्या पूछना चाह रहे हो? यानी कि जो एसेट्स हैं, अगर इधर पीपी बैलेंस शीट में नजर आ रहा होगा तो उसमें प्लांट केमिकल का, सोडा का तो अलग अलग नजर आ रहा होगा सेगमेंट्स में, और इधर पीपी नजर आ रहा होगा, इधर जो डेफर्ड टैक्स एसेट नजर आ रहा होगा वो भी तो इस टोटल का पार्ट बनेगा ना। लेकिन मेरा सवाल है वो डेफर्ड टैक्स एसेट या कोई हेड ऑफिस की लैंड बिल्डिंग, क्या वो इस 150 में पड़े होंगे या सेगमेंट्स के अंदर पड़े होंगे? समझ आ गई बात? नहीं समझ आई? डेफर्ड टैक्स एसेट ऑर्गेनाइजेशंस में शो किया जाता है नॉन करंट एसेट्स में, और करंट एसेट में डेटर वगैरह और कैश शो किया जाता है। इन सब का टोटल करें तो बैलेंस शीट टैली हो जाती है। पीपीई जो नॉन करंट एसेट्स केमिकल के, सोडा के, फार्मा के और पेंट वगैरह के होंगे वो इधर पड़े होंगे, वो इधर यहां से आ जाएंगे। लेकिन गौहर की बैलेंस शीट का टोटल होगा 1605। अब ये सब के पीपीई आ गए, डेफर्ड टैक्स एसेट हमें अलग से डालना पड़ेगा एज अ रिकंसाइलिंग आइटम। जब डालेंगे और हेड ऑफिस का भी कोई पीपीई होगा वो भी डालेंगे तो फिर टोटल मैच करेगा। तो मैं ऐसे ही आपसे पूछ रहा हूं, व्हाट कैन बी 150? इट कैन बी हेड ऑफिस बिल्डिंग, इट कैन बी हेड ऑफिस लैंड, इट कैन बी हेड ऑफिस रिसीवेबल्स, इट कैन बी डेफर्ड टैक्स एसेट। क्लियर? ओके। सिमिलरली ये केमिकल के क्रेडिटर्स हैं, ये सोडा के क्रेडिटर्स हैं, ये फार्मा के क्रेडिटर्स हैं, ये पेंट और पॉलिएस्टर के क्रेडिटर हैं। हेड ऑफिस के बिजली के बिल पेएबल इधर होंगे, अगर डीटीएल हुआ वो भी इधर होगा, क्योंकि लायबिलिटी स्टैंड फॉर करंट एंड नॉन करंट। ओके, अच्छा जी, एक सवाल बस छोटा सा कर लें उसका, जो हमने कल डिस्क्लोजर सीखे थे। कल वाले डिस्क्लोजर पहले ज़रा किताब से पढ़ लें। 3 डिस्क्लोजर, ये जो 3 डिस्क्लोजर्स हैं ना, इनको कहते हैं एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर, यानी ओवरऑल लेवल पे एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स। ये वाले क्या क्या नाम है इन डिस्क्लोजर्स का? एंटिटी वाइड। अच्छा सॉरी, वो मैं बात कर रहा था रिकॉन्सिलिएशन, मादरत 37.2। एक तो हो गया सेगमेंट एनालिसिस, वो 37.1 है। 37.2 रिकॉन्सिलिएशन किसकी बनानी है? रेवेन्यू की, प्रॉफिट की, एसेट्स की और लायबिलिटीज की। ज्यादा नहीं बनानी रिकॉन्सिलिएशंस, रेवेन्यू की, प्रॉफिट की, एसेट्स की और थोड़ी सी इजाजत दी है स्टैंडर्ड ने आपको एवरी अदर मटेरियल आइटम में। फिर आपका दिल चाहे तो डेप्रिसिएशन की बना लें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बना लें, इंटरेस्ट इनकम की बना लें, इंटरेस्ट एक्सपेंस की बना लें, इंपेयरमेंट की बना लें, और कोई भी चीज आपको इंपॉर्टेंट लग रही है तो उसकी भी आप रिकॉन्सिलेशन बना सकते हैं। लेकिन कम से कम कितनी रिकॉन्सिलेशन बननी चाहिए? 4 रिकॉन्सिलेशन कम से कम बननी चाहिए। 5वीं तो अदर मटेरियल आइटम, अगर आपको कोई है नहीं है तो ठीक है। All reconciling items shall be separately identified and described.
ऑल रिकंसाइलिंग आइटम, ऑल रिकंसाइलिंग आइटम। ये दो चीजें अलग हैं, ये गोहर का टोटल है, ये दोनों क्या हैं? रिकंसाइलिंग आइटम। ऑल रिकंसाइलिंग आइटम्स शैल बी सेपरेटली आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड। रिकंसाइलिंग आइटम कौन से कॉलम बने? एलिमिनेशन वाला कॉलम और अदर्स वाला। नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले से तो रिकंसाइल होगा ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले को रिकंसाइलिंग नहीं कहना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले तक पहुंचते हुए ये दोनों रिकंसाइल करने में हेल्प कर रहे हैं। ऑल मटेरियल रिकंसाइलिंग आइटम्स शैल बी सेपरेटली आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड। फॉर एग्जांपल, अमाउंट ऑफ ईच मटेरियल एडजस्टमेंट नीडेड टू रिकंसाइल। छोड़े करें इसको, मैं कल करा दूंगा। चलें जी, आखिरी बात अब आज की, एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर। एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर किसी को ज़बानी याद हो, अगले सफ़े पे दिए हुए हैं। आपने एक तो एक्सटर्नल कस्टमर का प्रोडक्ट वाइज सेल देनी है, एक्सटर्नल कस्टमर्स को प्रोडक्ट वाइज सेल देनी है। ये वाला डेटा हमारे सवाल में अवेलेबल था, ये देख लें, प्रोडक्ट वाइज एक्सटर्नल सेल आ रही है, ये हमारे सवाल में अवेलेबल था। इसके बाद आपने दो काम करने हैं। आपने एक्सटर्नल सेल, नॉन करंट एसेट की एडिशन नहीं, नहीं नहीं नहीं, नॉन करंट एसेट का कैरी डाउन, कैरी डाउन, एडिशन नहीं, नॉन करंट एसेट्स का कैरी डाउन आपने दो मुल्कों का बताना है। पाकिस्तान का बताना है, कंट्री ऑफ डोमिसाइल, जहां आप एससीसीपी में रजिस्टर्ड हैं, और सारी फॉरेन कंट्रीज का इन टोटल। लेकिन कल तो सारी फॉरेन कंट्रीज का टोटल नहीं आ रहा था, कल तो ब्राजील और साउथ अफ्रीका का अलग अलग आ रहा था। हाँ, इफ मटेरियल देन फॉर ईच कंट्री सेपरेटली। अगर आपको लगे कि हर कंट्री सेपरेटली मटेरियल है तो फिर हर कंट्री वाइज शो कर दें, और अगर आपको लगे हर कंट्री मटेरियल नहीं है तो एग्रीगेट। ऑल कंट्रीज इन टोटल भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर मटेरियल है फिर नहीं एक्सेप्टेबल। अगर हर कंट्री में देन फॉर ईच कंट्री, इसमें मटेरियलिटी का कोई थ्रेशोल्ड नहीं है कि 10%, 2%, 4%, बस आपकी यूजर्स को लगे। और आखिरी बात, मेजर कस्टमर। मेजर कस्टमर के बारे में सारी बातें कल कर ली थी। आपने बताने एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर। मेजर कस्टमर पे हम रिलाय कर रहे हैं। मेजर कस्टमर कौन होगा? इफ रेवेन्यू फ्रॉम सिंगल कस्टमर अमाउंट टू एक्सटर्नल वाला रेवेन्यू, if revenue from single customer exceed 10% or more of the entity is external revenue। दूसरी बात, टोटल रेवेन्यू बताने हर कस्टमर से, जितने कस्टमर 10% से ऊपर हैं उनका टोटल रेवेन्यू, उनका टोटल रेवेन्यू। मतलब अगर मेरी एक्सटर्नल सेल है, अगर मेरी एक्सटर्नल सेल है 200 और मेरे जो कस्टमर्स हैं वो हैं 12, 22, 26, 10, 50 अदर्स, कितने बन जाएंगे 200 में से? 120 अदर कस्टमर, छोटे छोटे कस्टमर। ये 80 बन रहा है जी। मेरे बिजनेस की एक्सटर्नल सेल कितनी है? 200। ये कौन सी वाली सेल है? ये वाली 2694, ये वाली सेल है। अगर मेरे बिजनेस की टोटल सेल कितनी है जी? 200। आइडेंटिफाई करें मेजर कस्टमर। 200 का 10% 20। मेजर कस्टमर कौन है? 22 वाले, 26 वाले, ओ बोंगी नहीं मारनी 80 वाला यार, 80 वाले वो छोटे छोटे अदर कस्टमर हैं, कोई इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन कैसे बनेगा? सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं, आपने बस मुझे लिखवाते रहना है सॉल्यूशन।
ना 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 ना, आप ने बस सॉल्यूशन मुझे लिखवाना है, सॉल्यूशन मुझे लिखवाना है। नोट का नाम बताएं। इंफॉर्मेशन अबाउट मेजर कस्टमर। जी नोट का नाम क्या है? ये नोट की हेडिंग है, जैसे हेडिंग होती थी ना फाइनेंस लीज का नोट बने लगे। इंफॉर्मेशन अबाउट मेजर कस्टमर, ये हेडिंग हो गई। अंग्रेजी लिखवाना शुरू करें। इंक्लूडेड इन, टोटल से मुराद इधर एक्सटर्नल ही है बस। इंक्लूडेड इन रेवेन्यू, टोटल आप लोग ना एक्सटर्नल लिखें, पेपर में गड़बड़ कराएंगे वरना। इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल रेवेन्यू, आगे अंग्रेजी। इज रेवेन्यू फ्रॉम, इज रेवेन्यू फ्रॉम 3 कस्टमर्स हैं हमारे। कौन कौन से? बी, सी और ई, लेकिन यूजर्स इनके नाम नहीं बताने। इज रेवेन्यू फ्रॉम 3 कस्टमर्स, 3 कस्टमर्स। आगे ऑफ द ग्रुप, यानी ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही है ना, इसलिए ग्रुप लिखा हुआ है। ऑफ कंपनी कर देता हूं मैं, ऑफ कंपनी। फ्रॉम फलाना सेगमेंट, सेगमेंट तो मैंने आपको नहीं बताया ना, सवाल में डेटा नहीं है। ऑफ फलाना सेगमेंट, आगे जरा फिक्रा पूरा करा दें। विच रिप्रेजेंट, विच रिप्रेजेंट, अप्रोक्सीमेटली छोड़ें, हम पूरी फिक्रा बताएं। 22 जमा 26 जमा 50 बता रहे हैं। विच रिप्रेजेंट ₹98 ऑफ कंपनी टोटल रेवेन्यू, नहीं एक्सटर्नल रेवेन्यू। आगे क्या लिखा हुआ है उन्होंने, छोड़ने पर। बाकी रेवेन्यू कहते हैं दूसरे कस्टमर से। ये जी पेपर में डिस्क्लोजर बन जाएगा। ये मे बी नोट नंबर 37.3 हो, मे बी नोट नंबर 37.4 हो। इट इज आवर एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर। नाम बताने नहीं बताने, सिर्फ क्या बताने? अंग्रेजी का फिक्रा लिख के बताना है। और उसमें क्या करना है? जिनकी सेल 10 या उससे ज्यादा है उनको जमा करके उस रेवेन्यू का टोटल बताना है। एक और बात भी बतानी है, उससे केमिकल बेच रहे हो, सोडा बेच रहे हो, या क्या बेच रहे हो, ये भी बताना है। ये कस्टमर वाइज नहीं बनाना, कस्टमर बी इतना, सी इतना, फिर लोगों को पता चल जाएगा बी तो बड़ा तगड़ा बंदा है, फिर नजर लगते देर नहीं लगती। इसलिए कभी कभी टॉपर का नाम नहीं लिया जाता क्लास में। ओके कौन सी सेल की बात हो रही है? सिर्फ रेड स्टार वाली, ब्लू स्टार वाली सेल होती थी टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट, एसेट्स। सिर्फ कौन सी सेल की बात हो रही है? रेड स्टार वाली सेल। रेड स्टार वाली सेल का 10% जिस कस्टमर को हो रहा है, ही विल बी कॉल्ड एज मेजर कस्टमर। डिस्क्लोजर कोई टेबल फॉर्म में बनेगा या अंग्रेजी होगी? सिर्फ अंग्रेजी होगी, सिर्फ टेबल फॉर्म में नहीं बनेगा, अंग्रेजी लिख देंगे। अंग्रेजी याद रह जाएगी या बस आसान ही है? इंक्लूडेड इन रेवेन्यू, इज रेवेन्यू फ्रॉम 3 बंदे जिनको हम ये बेच रहे हैं। और क्या अंग्रेजी है? एनुअल रिपोर्ट साथ तो नहीं लेके चले जाएंगे डाउनलोड करके? अच्छा जी, नोट बनाते हुए किन किन चीजों का ध्यान रखना है? एन एंटिटी शेल डिस्क्लोज इट्स रेवेन्यू फ्रॉम सिंगल एक्सटर्नल कस्टमर अमाउंट टू 10% और मोर। पकड़ना उनको है, टोटल रेवेन्यू बताना है। ईच का मतलब बच्चे समझ लेते हैं हर एक का बताना है, नहीं नहीं नहीं, टोटल फ्रॉम ईच, हर एक ईच का टोटल करके बताना है आपने, हर एक अलग अलग नहीं बताना। एंड अगली बात, सेगमेंट्स रिपोर्टिंग द रेवेन्यू, यानी केमिकल है, सोडा बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं। एन एंटिटी नीड नॉट डिस्क्लोज द एंटिटी ऑफ अ मेजर कस्टमर। इन डिस्क्लोजर्स का ना नाम याद रख लें, एंटिटी वाइड पता चले पेपर में नाम से पूछ ले। एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स यानी ओवरऑल एंटिटी लेवल, एंटिटी वाइड प्रोडक्ट वाइज, एंटिटी वाइड, लेकिन एंटिटी वाइड में एक प्रोडक्ट वाइज भी है।
चलिए जी अभी इसका सवाल करें कि एग्जाम लेवल का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। टोटल रेवेन्यू लफ्स यूज नहीं करना आपने, मैंने कह दिया बस एक्सटर्नल रेवेन्यू। एक्सटर्नल टोटल आपको कंफ्यूज करेगा। नॉन के तौर पे लोगों ने लिखा हुआ टोटल रेवेन्यू। इसका सवाल कर लें। गोहर के नीचे गोहर का पार्ट 2, गोहर वाले सवाल का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 कौन सा था? गोहर वाला। एज्यूम फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ₹1000 million of external sale of Gohar is to England and remaining is in Pakistan. Clear? अब इसका फॉर्मेट देख लें। मुझे बताएं एक्सटर्नल सेल गोहर ने इंग्लैंड में कितनी की? 1000। अब ये सेल का मैं हिस्सा प्रोडक्ट वाइज कर रहा हूं या कंट्री वाइज? अब कंट्री वाइज प्रोडक्ट वाइज नहीं करने बैठ जाना। इंग्लैंड में इतना केमिकल, इंग्लैंड में इतना सोडा, हो तो सोडा सोडा ही लग रहेंगे पूरा दिन। अब सिर्फ आपने एक्सटर्नल सेल को पकड़ना है और बताएं पाकिस्तान में कितनी? 1694 और बाहर के मुल्क में 1000। लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से अब मैं बनाता हूं। कैसे बनाऊं? मुझे कैसे बनाने का तरीका आता है, कल ही मैंने सीखा था, देख लेता हूं। कल ही मैंने सीखा था तरीका। इंफॉर्मेशन बाय ज्योग्राफिकल एरिया, इंफॉर्मेशन बाय नोट नंबर 37.3, लेकिन हमारा आंसर नंबर 2। हेडिंग बताएं यार क्या बनी है? इंफॉर्मेशन बाय ज्योग्राफिकल एरिया, इंफॉर्मेशन बाय ज्योग्राफिकल एरिया। 2 सालों का डेटा दिया हुआ है या एक का दिया हुआ है? एक का दिया हुआ है। रेवेन्यू, रेवेन्यू आपके समझने के लिए मैं एक्सटर्नल रेवेन्यू लिख रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने पेपर में कोई गलती करानी है। एक्सटर्नल रेवेन्यू, एक्सटर्नल रेवेन्यू। जी मोहतरम, एक्सटर्नल रेवेन्यू इंग्लैंड का बता दें और पाकिस्तान का बता दें। इसमें आपने काम करना है, पहले टोटल आपने ये लिया करना है 2694। इंग्लैंड में ये भी बताना है केमिकल और सोडा अलग अलग कितना बेचा? नहीं, ये नहीं बताना जी। ये कितना है? 1000, 1694। व्हाट इज दिस? एक्सटर्नल रेवेन्यू। तो इंफॉर्मेशन बाय ज्योग्राफिकल एरिया, ऊपर लिखें इंफॉर्मेशन बाय ज्योग्राफिकल एरिया। अच्छा, हमारे सवाल में नॉन करंट एसेट्स नहीं दिए हुए, नॉन करंट एसेट्स नहीं दिए हुए, लेकिन फॉर्मेट में डाल लें। वो आपकी मर्जी है कि नीचे वाली लाइन में डालें अलग या इसी के सामने डाल लें। इंग्लैंड के नॉन करंट एसेट्स नहीं दिए हुए, इंग्लैंड नॉन एसेट्स नहीं दिए हुए। और पाकिस्तान के नॉन करंट एसेट्स नहीं, नहीं पाकिस्तान के नॉन करंट एसेट्स मुझे तो नहीं नजर आ रहे। कहीं आपको नजर आ रहे हैं तो बता दें। बस ये तो टोटल एसेट्स हैं यार, ये तो टोटल एसेट्स हैं। ये वाले जो है ये तो करंट नॉन करंट का टोटल है। अभी भाई से काफी लंबी बात हुई है, ये तो करंट नॉन करंट का टोटल है। तो नॉन करंट एसेट का डेटा तो नहीं दिया हुआ सवाल में। तो नॉन करंट एसेट्स 0 या कुछ भी कर लें, लेकिन सवाल में डेटा अवेलेबल नहीं है। तो नॉन करंट एसेट्स का फिर बनाने की जरूरत ही नहीं पेपर में आपको, क्योंकि वो नॉन करंट एसेट का अगर डेटा देगा तब बना देंगे हम। ये एसेट्स पूरे हैं, प्लीज 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 प्लीज, ये पाकिस्तान के एसेट्स नहीं है। ये हो सकते हैं पाकिस्तान के हों, लेकिन ये टोटल एसेट्स हैं जिनमें करंट भी है और नॉन करंट भी। अच्छा, आप बता दें एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स में टोटल कितने डिस्क्लोजर थे? 3। नंबर 1 प्रोडक्ट वाइज सेल, वो आपको पता है मैंने शो कर दी। वो अल्लाह का शुक्र है मेरे 37.1 में कवर हो रही थी, तो मुझे स्यापा नहीं करना पड़ा। रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर फॉर ईच प्रोडक्ट, वो ये कवर हो गया।
दूसरा एक्सटर्नल सेल और नॉन करंट पाकिस्तान में और बाहर के मुल्क में, ये दूसरा एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर हो गया। और आखिरी रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर। ₹700 million of external sale of Gohar is made to 2 customers each। शायद ये 350 हो, शायद ये 300-400 हो, मुझे नहीं पता, लेकिन बस शुक्र है वो जो 700 की फिगर वो मेहनत करके भी थोड़ी देर पहले निकाली थी ना, पता नहीं बी को सी को और उसको जमा करके वो वाली फिगर एज इट इज दी हुई है। ऐसा ही है, ऊपर देखना टेंटेबल जी। हेडिंग बताएं। नोट नंबर 37.4 इंफॉर्मेशन। ओहो, अंग्रेजी लिखने की यहां जगह भी नहीं बचनी। इंफॉर्मेशन अबाउट मेजर कस्टमर। इंफॉर्मेशन अबाउट मेजर कस्टमर जी। किताब में पता नहीं कैसे इंग्लिश लिखी हुई है, मुझे वही वाले लिखवा दें जो भी हमने सीखी है। भाईजान आप नोट नंबर 37.3 में घुस रहे हैं, अपने लिमिट्स में रहें। included in external sale जी। आगे is sale from 2 customers, is sale from 2 customers of Gohar Limited फ्रॉम फलां सेगमेंट। अब छोड़े, उसने बताया ही नहीं। आगे विच रिप्रेजेंट विच इज ₹700 million, बस ठीक है। विच इज रुपीज ऑफ एक्सटर्नल सेल, विच इज 700 million ऑफ एक्सटर्नल सेल ऑफ गोहर। मैं रिपीट कर रहा हूं, नजर नहीं आ रहा होगा कुछ को। इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल सेल, जल्दी लिखें, is sale from 2 customers of Gohar, which is ₹700 of external sale। अब सारी बातों की एक ही बात, और आप कहेंगे ओ अच्छा ये था। एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स एक्सटर्नल सेल को 3 तरह से ब्रेकअप करके देते हैं। नॉन करंट एसेट को छोड़ें जरा। एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर एक्सटर्नल सेल का 3 तरह से ब्रेकअप करके देते हैं। एक एक्सटर्नल सेल का प्रोडक्ट वाइज, एक एक्सटर्नल सेल का लोकल और फॉरेन सेल, और एक एक्सटर्नल सेल का मेजर कस्टमर वाइज। बीच में एक और कड़िच है नॉन करंट एसेट्स वाली, वो अलग भी था। तो ये बात अब साथ हो रहे हो गए हो। तो एक्सटर्नल सेल के 3 ब्रेकअप बता दें। प्रोडक्ट वाइज, कंट्री वाइज और मेजर कस्टमर वाइज। डन। तो ये एक्सटर्नल सेल को 3 तरीके से हमने क्लासिफाई किया हुआ इन एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स। ये था जी। हाँ जी, ये पाकिस्तान में या किस में से, इसकी तो हमें जरूरत नहीं। मेजर कस्टमर में, मेजर कस्टमर में कंट्री बतानी है। मेजर कस्टमर में तो कंट्री नहीं बतानी। मेजर कस्टमर में प्रोडक्ट्स बतानी है, द सेगमेंट्स फ्रॉम विच द रेवेन्यूज अर्न। ठीक है, तो चीज को खुद ही फैलाना नहीं है, जिस हद तक रह रही है बस उस तक रखना है। कोई सवाल तो पूछ लें। ये सवाल है, पहला सवाल है जी, एसी को इसको बंद करवाना है, इसको 26 पे करते हैं। अच्छा, अब आप टाइम निकाल लीजिएगा अगली क्लास में इंशाल्लाह, जो हमारी ट्यूसडे को जो भी है उसमें इंशाल्लाह हम IFRS 8 पे कोई आधा घंटा लगा देंगे। वो जो थ्योरी उसकी रह गई है, तो ये IFRS 8 था।
अब और क्या है इसका, दही दही बनाना है इसका। अच्छा, पास पेपर का क्वेश्चन 2 रह गया हुआ है हमारा, अब हम वो करते हैं। पास पेपर का क्वेश्चन 2, पेज नंबर 468। पेज 468, रिक्वायरमेंट, prepare list of errors and omissions, list of errors and omissions in the above disclosure। दोबारा डिस्क्लोजर नहीं बनाना, ये ओवर एफिशिएंट लोगों के लिए लिखा हुआ है उसमें। ओ हम तो डिस्क्लोजर बनाए, बाहर निकल के दोस्त चपेड़े मार रहे हैं। रिक्वायरमेंट पढ़ लिया कर, मेरा दोस्त होके भी तूने शर्मिंदा करवाया। तो प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ एरर्स, एरर्स ढूंढनी है और इसके साथ क्या ढूंढना है, ओमिशंस ढूंढनी है। अब हमारे पास फुल फ्लैज डिस्क्लोजर्स अवेलेबल है, फुल फ्लैज डिस्क्लोजर्स अवेलेबल है। इनके हम पैरा नंबर्स पहले लिखने लगे हैं, उसके बाद हम इसमें जो कमियां हुई हमारे डेटे में वो फिर 1 बाय 1 करके ढूंढेंगे। इसका पैरा नंबर किसी को याद हो, 23 और 24। अच्छा, इसमें मुझे बता दें कि सिर्फ यही चीजें होती हैं या इसमें इंटरेस्ट, रेवेन्यू, डेप्रिसिएशन, वो सारी चीजें भी होती हैं? इंटरेस्ट इनकम भी होते हैं, क्योंकि मैंने जो आपको सोल्यूशन बनाया है अल्लाह का शुक्र है उस पर ये सारा बना हुआ है। इंटरेस्ट, एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, रिकॉन्सिलिएशन ज्यादा चीजों की नहीं होती। पैरा 23 था और 24 था ये। रिकॉन्सिलिएशन का पैरा भी आज ही देखा है, पैरा 28। और एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर के पैराज अगर आपने ढूंढने हैं तो जाके ढूंढ लें। इसमें इसका पैरा बताएं पहले, ये जो जियोग्राफिकल एरिया वाले का पैरा 33 और इंफॉर्मेशन अबाउट मेजर कस्टमर 34। मेरे ख्याल से आप लोगों ने पैरा 32 में जो स्किप करवाया है उसमें यही वाला आ रहा होगा, प्रोडक्ट वाइज सेल एक्सटर्नल। तो ये जी पैराज हो गए, 23 पैरा, 24, 28, 33 और 34। अब हमने ढूंढना ये है कि ये फुल फ्लेज डिस्क्लोजर्स हैं। अब एक डिस्क्लोजर सवाल में दिए हुए हैं, उसमें हमने एरर्स भी ढूंढनी है और ओमिशंस भी ढूंढनी है और उनकी लिस्ट बनानी है। रोशनी लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी। रोशनी लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है एंड इज एंगेज्ड इन द, कर लिया नोट, इधर आओ, जियोग्राफिकल रीजन के साथ 33 लिख लें, इंग्लैंड और पाकिस्तान वाला जो था, और मेजर कस्टमर के साथ 34 लिख लें, बाकी तो लिखवाए हुए हैं। RL is listed and is engaged in manufacturing of textile products। टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बना रही है, काफी किस्म की टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स होंगी, स्पिनिंग, वीविंग, पता नहीं क्या क्या। RL generates 30% of its revenue from exports to Middle East। 30% रेवेन्यू इसका कहां से आ रहा है, मिडल ईस्ट से। 30% रेवेन्यू कहां से आ रहा है, मिडल ईस्ट से। फील करें कुछ किसकी बात चल रही है। 30% रेवेन्यू मिडल ईस्ट से आ रहा है, ये वाला ना इंग्लैंड वाला रेवेन्यू, इस टाइप की को बात करें। इसमें तो 30% भी नहीं देखना होता, इसमें तो चाहे 1% भी रेवेन्यू हो मिडल ईस्ट से तो रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेन कंट्री का अलग से सेल देनी होती है। 30% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स टू मिडल ईस्ट, ये टोटल रेवेन्यू नहीं होता, ये मैंने आपको बताया एक्सटर्नल रेवेन्यू होता है, लिख लें, ये एक्सटर्नल रेवेन्यू होता है। तो एक्सटर्नल रेवेन्यू हमारा 30% कहां है जी, मिडल ईस्ट में, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यू की जब बात करें तो वो एक्सटर्नल ही होता है। आउट ऑफ विच 60% आर मेड टू ओनली वन कस्टमर, जिसमें से 60% एक कस्टमर को है, हकीम साहब को। हकीम साहब पता नहीं मेजर कस्टमर है या नहीं, अभी मैं जरा परसेंटेजेस लगा के देखता हूं मेजर है या नहीं। उस 30 का 60% जो है वो हकीम है। तो हकीम साहब को हमने अच्छी खासी सेल की है। देख लेते हैं, अगर मैं एज्यूम करूं कि मेरी 200 की सेल है एक्सटर्नल,
तो अगर मेरी 200 की सेल है एक्सटर्नल, तो इसमें से बोलें 30% कितना है ना यार, कैलकुलेटर पे क्यों करें, ज़बानी है। 200 का 2 3 बार 6, 2 3 बार 6 बचपन में नहीं, 60। ये कौन सी सेल हो गई, मिडल ईस्ट की। और बाकी सेल हो सकता है ये रफ वर्किंग में हम कर लें पेपर में, पाकिस्तान 70% पाकिस्तान में होगी ना, इसका 60%, इसका हकीम को है, बाकी नॉन हकीम को, बाकी अदर कस्टमर्स हमारी बला से, बाकी अदर कस्टमर्स को 60 का 6 बार 36, नहीं 60% नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, RL जनरेट्स 30% ऑफ रेवेन्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स टू मिडल ईस्ट, तो 200 में से 60 रुपए, बोलें 200 में से 60 रुपए मिडल ईस्ट को हैं, और 60 का 60%। यार इसको इस तरह कर ले, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, इसको जरा इस तरह करें, 100%। अब जरा परसेंटेजेस में बात रहेगी तो काबू में रहेगी, ठीक है। 100% में से 30% सेल कहां हो गई, मिडल ईस्ट में, और 70% सेल, 30 का 60% कितना, 18%। इट इज ग्रेटर देन 10, देयरफॉर ही इज अ मेजर कस्टमर, हकीम इज अ मेजर। नोट कर लें, जरी सी बात है। अच्छा जी, तो रुपीस में ना लेके जाएं डेटे को, जैसे मैं लेके जा रहा था। अब अगर 100 रुपया सेल है, तो 30 की सेल मिडल ईस्ट में है, उस 30% पे जब हमने 60% लगाया, तो यानी कि मिडल ईस्ट के अंदर हकीम बैठा है और उसको 100 में से कितने की सेल हो रही है, 18%। इसका मतलब है 10% से ज्यादा है। रेड मार्कर से मैं लिख रहा हूं, इट इज ग्रेटर देन 10%। 10% सवाल में दिया नहीं हुआ, ये तो स्टैंडर्ड वाला 10% है ना। सो दैट्स व्हाई हकीम इज अ मेजर कस्टमर। ओके, चलेंगे आगे। अपार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल सेल, एक्सटर्नल के सेल के साथ साथ सम ऑफ दीज सेगमेंट मेक इंटरनल सेल एज वेल। अपार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल सेल, सम ऑफ द सेगमेंट्स आर आल्सो मेकिंग इंटरनल सेल एज वेल। एक्सटर्नल सेल भी हो रही है हमारी और इंटरनल सेल भी हो रही है। फॉलोइंग अमाउंट्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम RL financial statements. Following figures are extracted from RL financial statements. मुझे बता दें, ये जो फिगर्स आई हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ये वाली फिगर्स, ये नोट नंबर 52 वाली फिगर्स हैं, ये नोट नंबर 52 वाली फिगर्स हैं, या ये P&L और बैलेंस शीट के मुंह से उठाई गई फिगर्स हैं? ये जरा सोच के बता दें। एक्सेलेंट, ये वो फिगर्स हैं जो P&L और बैलेंस शीट के मुंह से उठाई गई फिगर्स हैं। ये वो फिगर्स हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन के P&L और बैलेंस शीट के मुंह से उठाई गई फिगर्स। दीज आर नॉट फ्रॉम नोट नंबर 52 जो भी हम देख रहे थे, इट इज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस मेन P&L। बल्कि P&L का डाटा नहीं, बैलेंस शीट का भी है थोड़ा सा। रेवेन्यू है हमारा, और
इस P&L में कौन सा वाला रेवेन्यू जाता है? कल की क्लास किसी ने ली हो? एक्सटर्नल। कल की क्लास में ना मैंने इस डेटा से आपको P&L बना के दिखाया था। तो P&L में से कौन सा रेवेन्यू जाता है? तो ये लिख लें, ये एक्सटर्नल रेवेन्यू है। P&L में तो एक्सटर्नल जाता है ना। एक्सटर्नल सेल कितनी होगी जी? 2530। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए और प्रॉफिट आ गया बिफोर टैक्स। आफ्टर टैक्स नहीं दिया हुआ, बस ठीक है, प्रॉफिट दे दिया बिफोर टैक्स। टोटल एसेट्स हैं, ये बैलेंस शीट से इसने उठाए होंगे। ये कहां से उठाए होंगे? ये इसने टोटल एसेट्स यहां से उठाए होंगे, नॉन करंट जमा करंट का टोटल, ये इसने टोटल एसेट्स उठाए होंगे, ये यहां से उठाए होंगे। अच्छा, इसके बाद गोहर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, रोशनी लिमिटेड है हमारा नाम। रोशनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से क्या उठाई होंगी? लाइबिलिटीज। इसने लाइबिलिटीज कहां से उठाई होंगी? लाइबिलिटीज कहां से उठाई होंगी? बैलेंस शीट की नॉन करंट और करंट को जमा करके। इसने रेवेन्यू कहां से उठाया होगा? 2530 का रेवेन्यू इसने उठाया होगा P&L से, रेवेन्यू उठाया होगा। और इसने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उठाए हैं जिन्हें हम एडमिन और सेलिंग कहा करेंगे फाइनल अकाउंट में। और इसके अलावा कोई खर्चे होंगे नहीं। इसने प्रॉफिट उठाया है बिफोर। तो ये 4-5 फिगर्स इसने P&L और बैलेंस शीट के मुंह से उठा के यहां लिख दी हैं। ये फिगर्स असल में अगर आप नोट को उल्टा करके बनाना चाहें, रिवर्स वर्किंग करके कभी, तो ये गोहर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली फिगर होगी। ठीक है जी। इसमें ये आ गया एक्सटर्नल रेवेन्यू 2530, ये आ गए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 20, ये आ गया प्रॉफिट, और एसेट्स भी अवेलेबल है लाइबिलिटीज में। तो ये इस टाइप के फिगर्स हैं अगर आप नोट को दोबारा खड़ा करके बनाना चाहें। अच्छा जी, डिटेल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रिपोर्टेड इंटरनली टू चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर फॉर ईच सेगमेंट। हर सेगमेंट के लिए हम चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर को इंफॉर्मेशन देते हैं। इसका मतलब है CODM को सबका डाटा जा रहा है। हाउएवर फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स, इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही रिपोर्टेबल बन जाएंगे। इसका मतलब ये है कि सारे सेगमेंट्स ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं। सारे सेगमेंट्स क्या हैं? उसमें से रिपोर्टेबल तो वही बनेंगे जो किस टेस्ट पे पास करे? 10% टेस्ट पे। हाउएवर फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स इज प्रिपेयर्ड फॉर इंक्लूजन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये वो नोट 52 टाइप कोई चीज है। नोट 52 टाइप चीज है ना, वो जो भी लंबा समय ने आपको दिखाया था पैकेजेस का। अगर आप कहते हैं तो वहां चला जाता हूं। ये नोट 52 टाइप चीज है, वो नीचे 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 जाके नोट 52 टाइप चीज है। बम बना बना मर गए। फॉर इंक्लूजन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई होगा कामचोर टाइप बंदा। फॉलोइंग आर फॉर इंक्लूजन इन, कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बस, तो ये पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो पागलों की तरह। मैं तो कहता हूं बस यही डाल दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, चल गुजारा चल जाएगा, कोई मसला नहीं। इसमें इसने आप क्या शो किया है? एक्सटर्नल सेल्स स्पिनिंग की और वीविंग की। एक्सटर्नल सेल इसने शो कर दी है स्पिनिंग की और वीविंग की। ये सेगमेंट एनालिसिस को कहते हैं। एक्सटर्नल सेल शो कर दी है स्पिनिंग की और वीविंग की। और अदर्स आ गई। अदर्स क्या होगा? ओ हेड ऑफिस नहीं यार, खुदा के लिए हेड ऑफिस नहीं, हेड ऑफिस नहीं। हेड ऑफिस कहां से एक्सटर्नल सेल कर सकता है? ऑपरेटिंग क्या यार, क्या खा के आते हो यार? ये कौन सी सेल होगी इधर? एक्सटर्नल सेल, नॉन रिपोर्टेबल की। ये नॉन रिपोर्टेबल की एक्सटर्नल सेल होगी। हद होगी, इतने दिनों से ये लगे हुए हैं, तो हेड ऑफिस कहां से सेल कर सकता है? हेड ऑफिस तो सेल नहीं कर सकता। इट इज नॉट हेड ऑफिस सेल। तो उसकी नजर में ये क्या होगी बोले? नॉन रिपोर्टेबल की सेल। नॉन रिपोर्टेबल की एक्सटर्नल सेल ही ऊपर उसने हेडिंग दी हुई है ना। अच्छा जी, चलो शुक्र है इसने ये तो टैली कर लिया ना, तो ये कोई एरर नहीं हुई, अभी तक कोई एरर नहीं हुई। इसके बाद इसने डाले हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये अब इससे गलती होगी।
सवाल की पहली लाइन कह रही थी कि इंटरनल सेल भी हो रही है, ये एक हमने पकड़ ली एरर। सर आपको कैसे पता चला इंटरनल सेल भी हो रही है? हमें तो ना पता चले। हमें क्यों पता चलेगा? हम सवाल पढ़ेगा तो पता चलेगा। सम ऑफ द सेगमेंट्स आर मेकिंग इंटरनल सेल। तो आप कहते हैं हम एज्यूम कर लेंगे इंटरनल सेल नहीं हो रही, तो एग्जामिनर चपेट मार के सवाल तो पढ़ लिया कर। आई वाज सेइंग एग्जामिनर विल से प्लीज रीड द क्वेश्चन। किसी को पंजाबी समझ ना आवे तो पहली बता दें जी एरर क्या होगी। इंटरनल सेल को आपने डिस्क्लोज नहीं किया, पैरा नंबर 23 की वायलेशन होगी। आपने इंटरनल सेल शो नहीं की। क्या चीज? फिगर बराबर आ रही है ना, उसने क्या किया होगा? उसने कोई एलिमिनेशन नहीं की, उसने बस एक्सटर्नल सेल जमा करके यहां ले गया। होना यह चाहिए था कि यहां एक्सटर्नल भी डालता, इंटरनल भी डालता, उसके बाद जब रिकॉन्सिलिएशन बनाता, रिकॉन्सिलिएशन पे भी मैंने बात करनी है, तो उसमें से इंटरनल माइनस करता। इंटरनल माइनस भी होती हुई नजर नहीं आ रही, इंटरनल माइनस करता, फिर ये रेवेन्यू के टोटल से मैच करती। एक्सटर्नल तो एक्सटर्नल से मैच करेगी। देखें, अगर मैं ऐसा कर देता कि 2694 इधर लिखता और यही 2694 इधर लिख देता तो मैच तो कर जाता, बट मैंने ये दो लाइनें स्किप की है ना, दो लाइनें स्किप हुई हैं। तो सवाल कह रहे इंटरनल सेल हो रही है, तो आपको चाहिए था कि टोटल सेल यहां लिखते, उसमें से इंटरनल माइनस करके फिर आप एंटिटी के P&L से मैच कराते। तो पहली लाइन बता दीजिए क्या एरर है? इंटरनल सेल इसने मिस की है। अच्छा, दो गलतियां तो ना मोटी मोटी आपको वैसे ही पता चल रही हैं, प्रॉफिट, एसेट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। दो गलतियां तो आपको ऐसे मोटी मोटी फौरन पता चल रही हैं। एक तो वो मिडल ईस्ट की सेल अलग से शो नहीं की हुई 30%, ये तो उसने नोट बनाया ही नहीं ना सिरे से, ये तो सीधी सीधी गलती पता चल रही थी कि इन्फॉर्मेशन बाय ज्योग्राफिकल एरिया इज मिसिंग, ये भी सारी मिसिंग है। और दूसरी भी मोटी गलती ये पता चल रही थी कि एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर, ये तो वाजे वाजे पता चल रहा है कि इसके अंदर मसला आ रहा है, ये तो इसने शो नहीं की हुई, करनी चाहिए थी हालांकि। तो ये तो सीधी सीधी दो गलतियां, 3 एरर्स हमने पकड़ ली। नंबर 1, इंटरनल सेल नहीं है। अब ऐसे सवालों में 7-8 गलतियां होती हैं, आप 4, 5, 6 भी पकड़ पाएंगे तो आई कैप आपको 60-70% मार्क्स दे देगा, 60-70% मार्क्स दे देगा। एक्यूरेसी की तरफ जाने की जरूरत नहीं कि घर जाके देख रहे हो आई कैप ने 8 लिखी हुई है, मैंने 7 लिखी, भाई 100% वाले ने तो नहीं पास होना। आगे चलें, नेक्स्ट। और ये सवाल तब आता है पेपर में जब ये सवाल आप आखिरी दिनों में एक दफ़ा रिवाइज कर चुके होते हैं और टेस्ट भी दे चुके होते हैं, तो काफ़ी सारे सवालों के बाद पेपर में ये सवाल आते हैं, तो पेपर के अंदर तो ये चीज़ें फिर रनिंग में होती हैं और बंदे को याद आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे और है जो कि बड़ी कमाल थी, इसके लिए मैं एक आई रियली अप्रिशिएट एग्जामिनर, ये बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट था। इन दोनों की सेल एक्सटर्नल सेल का 75% से कम है। ये देख लिया आप कैलकुलेटर पकड़ के, ये मजे की थी, ये मजे की थी। ये कुछ बच्चों ने पकड़ी होगी गलती, ये कुछ बच्चों ने पकड़ी होगी। जरा इन दोनों का टोटल करें, 1010 जमा 560। स्पिनिंग की सेल बताएं, स्पिनिंग की 1010, वीविंग की 1570 डिवाइडेड बाय 62%। इट मींस मोर सेगमेंट्स शुड बी आइडेंटिफाइड, और सेगमेंट आइडेंटिफाई होने चाहिए थे, लेकिन वो इसने, इसका मतलब है इन दो पे हमारा गुजारा नहीं चल रहा। नोट करें, इतनी सी कैलकुलेशन नोट करें। चौथी गलती, गुड, चौथी गलती के रिपोर्टेबल सेगमेंट कोई और भी होना चाहिए, क्योंकि इससे यूजर का गुजारा नहीं चलेगा। ये वैसी मजे की चीज थी, बाकी तो आसान आसान चल रही है अभी तक। नेक्स्ट जी, आगे चलें। अच्छा यार, ये खर्चे आ रहे हैं स्पिनिंग के, स्पिनिंग के खर्चे आ रहे हैं, ठीक है जी, जैसे केमिकल के खर्चे थे ना, स्पिनिंग के खर्चे आ रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव साइन से शो किए, कोई मसला नहीं।
ये खर्चे किसके आ रहे हैं? वीविंग के। वीविंग टाइप को खर्चे आ रहे होंगे, ठीक है जी। ये जो खर्चे हैं ये मैच कर रहे हैं एंटिटी के P&L से, तो ये कौन से खर्चे होंगे फिर? 830। नहीं यार, थोड़ी सी खुल के बात करें ना। ये नॉन रिपोर्टेबल के भी खर्चे होंगे और हेड ऑफिस के भी होंगे ना, क्योंकि इसने इस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की फिगर को रिकंसाइल कराया हुआ है P&L के मुंह से, P&L के मुंह से रिकंसाइल कराया हुआ है। तो व्हाट कुड बी द रीजन? ये 830 क्या हो सकता है? मेरे तो ख्याल से इसमें हेड ऑफिस की, लेकिन ये बात कोई इतनी वो नहीं थी जिसमें मैंने कोई कमेंट करना है। इसमें सोल्यूशन में मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपका माइंड ओपन करना चाह रहा हूं कि जब इसने 2050 को मैच करा दिया है ऊपर वाले 2050 से, व्हाट डज इट मीन? कि ये सारे बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। ये तो P&L वाली फिगर्स पे हमने एतराज नहीं उठाना कि ये फिगरें गलत हैं। एतराज होगा तो नोट पे करना है आपने। ये भी बात सुन लें, इन फिगर्स को आप सही मानेंगे, एतराज नोट पे करना है। सवाल क्या है? प्रिपेयर लिस्ट ऑफ एरर्स ओमिशन इन द डिस्क्लोजर। एरर्स आर नॉट देयर इन P&L एंड बैलेंस शीट, एरर्स आर देयर इन हियर। एररें इधर हैं, ओमिशनें इधर हैं। देयर इज नो एरर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन फिगर्स को हम सही मानेंगे। अब इसने अगर ये वाला खर्चा इससे मैच करा दिया है तो इसका मतलब है कि अदर सेगमेंट्स के भी खर्चे इसी में हैं और हेड ऑफिस के, ठीक है, हेड ऑफिस के खर्चे भी होंगे और नॉन रिपोर्टेबल के खर्चे भी होंगे। अच्छा आगे चलें। यहां तक हमने कोई चीज नहीं पकड़ी, ऊपर से मैच हो गया है। मैं एक चीज है वो मैं सवाल के एंड पे डिस्कस करूंगा, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले जरा मार्क्स ले लेने दो, 50% तक के बच्चे पास हो जाएं। नेट इंटरेस्ट, ये भी बड़ी आसान गलती थी। नेट इंटरेस्ट, नेट का क्या मतलब होगा? इंटरेस्ट इनकम भी होगी। मेरे ख्याल से ये इनकम है, नहीं ये खर्चा इंटरेस्ट का, ये इनकम है। तो टोटल इसने को नेट कर करके दे दिया, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट इनकम अलग नजर आनी चाहिए थी और इंटरेस्ट एक्सपेंस अलग नजर आना चाहिए था। अगला प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये प्रॉफिट किसका है? स्पिनिंग का। ये वीविंग का। ये प्रॉफिट किसका हो गया? स्पिनिंग का। ये वीविंग का। ये प्रॉफिट जो है ना मैच कर रहा है इस 455 से, ऊपर जाके ना यहां से मैच कर रहा है। मेरे ख्याल से इसमें प्रॉफिट होगा नॉन रिपोर्टेबल का और खर्चे, हाँ इंटरनल सेल का नेट हुआ होगा वो समझ लें। इसमें खर्चे होंगे लेकिन वो ऑब्वियसली आपस में नेट हुए होंगे। इसमें नॉन रिपोर्टेबल तो हैं, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि इन दोनों की सेल इसके सेल के 100% बराबर नहीं बन रही। सवाल वाजे बता रहे हैं हमारे और सेगमेंट हैं, क्योंकि सेल तो हेड ऑफिस नहीं कर सकता। इसका मतलब है ये जो बाकी के प्रॉफिट्स हैं ये मेरे नॉन रिपोर्टेबल के हो सकते हैं, लिख रहे हैं साथ साथ, ये नॉन रिपोर्टेबल के प्रॉफिट्स हो सकते हैं और हेड ऑफिस के खर्चे हो सकते हैं, क्योंकि ये वाला टोटल कहां से मैच कर रहा है? P&L के मुंह से मैच कर रहा है। डन। जी 130 कहां से? ये 130 क्या होगा? ये 130 तो बैलेंसिंग तो हमने नहीं, अब असल में हमें रिकॉन्सिलेशन दी हुई है, तो अब इस 130 की वैसी क्या वजह बन सकती है ये मैंने बताई है कि ये प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, हेड ऑफिस के खर्चे भी हो सकते हैं। हम ज़रा ज़्यादा डीप डाउन डिस्कशन कर रहे हैं। 4-5 मार्क्स इजी थे, वो मैं भी आपको गिनवाऊंगा, वो 4-5-6 मार्क्स बड़े इजी थे। हम ज़रा ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। एसेट्स, ये स्पिनिंग के हैं, ये स्पिनिंग के एसेट्स हैं और ये वीविंग के एसेट्स हैं। ये जो एसेट्स हैं ये तो एक तो गोहर से मैच भी नहीं कर रहे, ये तो एक और एरर पकड़ ली हमने, ये तो एरर्स मैच ही नहीं कर रहे ऊपर। पहली बात तो ये होगी कि ये ऊपर से मैच ही नहीं कर रहे। दूसरी बात, वैसे ही मैं पूछ रहा हूं, ये तो एक इजी मार्क्स मुफ्त के उसने दिए हुए थे। ये 490 क्या होगा? एक्सेलेंट। नॉन रिपोर्टेबल के हो सकते हैं हेड ऑफिस के हों या डालने भूल गया हो, जो भी गलती हुई हो, जिससे ये तो टोटल भी आउट हुआ है बेचारा, तो इसके ऊपर हम क्या कमेंट करें? ये तो टोटली आउट हुआ है। शायद इसमें नॉन रिपोर्टेबल के हों और हेड ऑफिस के एसेट्स हों। क्लियर? एक गलती तो फौरन पकड़ी गई, लाइबिलिटीज भी नहीं आ रही इधर, लाइबिलिटीज भी नहीं आ रही इधर। एसेट्स आ रहे हैं, क्या नहीं आ रही? लाइबिलिटीज नहीं आ रही। ठीक है जी, लाइबिलिटीज नहीं आ रही। अब एरर्स, मेजर कस्टमर वाला मिसिंग है। नंबर 2
एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर हो गया ना यार, ये वही होता है। दूसरा, हाँ दूसरा मिडल ईस्ट की और वो पाकिस्तान की सेल का डिस्क्लोजर मिसिंग है। तीसरा, इंटरनल सेल एक्सटर्नल सेल का डिस्क्लोजर अलग अलग नहीं दिया हुआ। ये वाले टोटल मैच नहीं कर रहे। ये चार तो आपने, पांचवा एरर नेट इंटरेस्ट शो किया हुआ है। छठा थोड़ा सा मुश्किल था, ये 75% वाला जो मैंने आपको बताया, डेट वाज बिट टफ। ये छठा एरर हो गया। सातवां एरर बड़ा आसान था, 1540 इस 1600 से मैच नहीं कर रहा। ये पता नहीं, शायद मैंने गिनवा दिया बीच में। अच्छा नेक्स्ट, वो दो नंबर ही ना करें कि दूसरे नंबर पे जो लिखा है वो 8वें नंबर पे भी लिख के आ जाएंगे। मेरे को क्या पता चल रहा है, भाईजान उसने चूड़ियां नहीं पहनी हुई हाथों में, वो भी सर। अच्छा जी, मैं तरीके नहीं सिखा रहा, मैं तरीके सिखा रहा हूँ, मैं तरीके सिखा रहा हूँ। अच्छा अच्छा नेक्स्ट, मैं तरीके सिखा रहा, गड़बड़ तो ना करे ना। अच्छा ऐसा करना सही नहीं है। अच्छा आखिरी बात जी, नहीं लायबिलिटीज नहीं। अब मेरे जैसा बंदा पता क्या करेगा, मेरे जैसा बंदा ना अलग अलग हेडिंग्स बनाएगा। डेप्रिसिएशन का जो सेगमेंट वाइज है दैट इज मिसिंग इन डिस्क्लोजर। फिर आगे मैं चल पड़ूंगा। इसी तरह अगली चीजें, इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, टैक्स एक्सपेंस सेगमेंट वाइज इज मिसिंग। फिर मैं आगे चलूंगा, इंपेयरमेंट इज सेगमेंट वाइज मिसिंग, कर करा के ना 15-16 चीजें लिखाऊंगा। तो इस तरह अब आप हर लाइन को बेशक अलग अलग डाले जाएं, वो आपका मसला है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, क्योंकि 23 और 24 में काफी लंबी लिस्ट है। 23 में भी काफी लंबी लिस्ट है, 24 में भी। यहां से भी मार्क्स गेन हो जाने थे। एक छोटी सी बात जो मैंने आखिर में करनी है, इसने एक बनाया हुआ है, एक हमने एक ये बनाया हुआ है, एक ये बनाया हुआ है, ठीक है। इस पर मुझे नहीं एतराज, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस पर मुझे नहीं एतराज। क्यों यार, आप इधर देखो, इस पर मुझे नहीं एतराज, रीजन सुन लें। इस पर मुझे इसलिए एतराज नहीं है कि कुछ एंटिटीज 37.1 और 37.2 को इकट्ठा करके भी बना देती हैं। कैसे? आपके पास अगर बड़ा पेज है तो आप केमिकल सोडा फार्मा को अलग अलग इधर लिख दें, इधर छोटा सा केमिकल, इधर सोडा, इधर फार्मा, और तीनों का अलग अलग कर दें। अब वो सारा कुछ इधर ही कवर हो जाएगा। तो अगर आप छोटा सा फील करें कि ये 474 तो इधर जाना ही जाना है, तो अब यूजर को दो नोटों के चक्कर में डालने की क्या जरूरत है? 37.1, 37.2 अलग। अगर मेरे पास कोई बड़ा सा सफा मिल जाए मुझे, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इधर हेडिंग दो रिपोर्टेबल और आगे 3 कॉलम डाल दूं इसके। कौन कौन सा? केमिकल, सोडा, फार्मा। लेकिन इससे थोड़ा सा मुझे मसला होगा। वो मसला ये होगा कि मुझे फिर रिकॉन्सिलिएशन शायद सबकी देनी पड़े, क्योंकि मैं रिकॉन्सिलिएशन उसको मिक्स करके बनाना चाह रहा हूं। वो फिर मेरा अपना मसला है। अगर मैं कोई एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर देना चाह रहा हूं वो मेरी मर्जी है। तो ये जो इसने मिक्स किया ना, इस पे शायद मुझे एतराज नहीं है। ये स्पिनिंग हो गया, ये वीविंग हो गया। इधर इसको ना एक हेडिंग डालनी चाहिए थी नॉन रिपोर्टेबल। इधर इसको हेडिंग डालनी चाहिए थी नॉन रिपोर्टेबल। और एलिमिनेशन और अदर यानी हेड ऑफिस वालों की भी हेडिंग डालनी। तो ये भी थोड़ा सा मैं एतराज उठा सकता हूं कि व्हाइल मेकिंग डिस्क्लोजर देयर इज नो सेपरेट इंफॉर्मेशन ऑफ एलिमिनेशन and there is no separate information of non-reportable segment. non-reportable segment वाला कॉलम भी मिसिंग है, elimination वाला कॉलम भी मिसिंग है, और other adjustments वाला कॉलम भी मिसिंग है। तो ये भी एक एतराज इस पर उठाया जा सकता है। लेकिन जो 37.1 और 2 को मिक्स करना है वो शायद इतना बड़ा मसला नहीं है। चलें जी, आई कैप का सोल्यूशन देखिए, उसमें कोई नई खिचड़ी ना उसने डाली हो। Revenue from transaction with operating segments have not been disclosed from other operating segments. Internal sale, segment-wise liabilities have not been disclosed. इसको segment-wise liabilities have not been disclosed. Interest is reported on, rather interest income and expense needs to be disclosed.
Depreciation and amortization should be disclosed. Depreciation and amortization. Depreciation and amortization should be disclosed. Income tax expense should also be. ये देखें वो नंबर बनाने के लिए. Depreciation and amortization is missing. Income tax expense is missing. जितनी मर्जी लाइनें डाल दें. Addition to non-current asset is missing. नहीं ओमिशन से मुराद ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो ओमिशन है, इट डजंट मीन के डेटे के मुताबिक ओमिशन तो फिर पूरी बताएं. मटेरियल आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड आल्सो बी डिस्क्लोज्ड. ये सारी चीज़ें आपको पैरा 23 में मिल जाएंगी घर जाके. पैरा 23 में जो स्टैंडर्ड आपके साथ लेके जाने हैं आप, ये वहाँ से उसने कॉपी पेस्ट किए नंबर बनाने के लिए. ऐसे 8 नंबर हैं, 10 लिख रहे हैं, 8वीं को लिखेगा तो नंबर मिल जाएंगे. रेवेन्यू फ्रॉम रिपोर्टेबल सेगमेंट इज 60. ये वो जो थोड़ा सा टफ था, ये 75% वाला. टोटल एसेट्स इन डिस्क्लोजर 1540 डू नॉट मैच विद टोटल रिपोर्टेड इन 1600. अब देखिए मुफ्त में ना आप लोगों ने पता क्या लिखना था, एसेट डज नॉट मैच द ऊपर वाले एसेट. नहीं यार, फिगर लिखे हैं 1540 1600 की, थोड़े से नंबर मिल जाएंगे, कोई मुश्किल अंग्रेजियां नहीं बना रहा. सिंस एक्सपोर्ट सेल रिप्रेजेंट 30% ऑफ सेल इट शुड ऑल्सो बी सिंस एक्सपोर्ट रिप्रेजेंट. लेकिन इस वजह से नहीं ये 30% है, चाहे ये 1% भी होती तो फॉरेन सेल तो अलग दिखानी है. इसमें 10% वाली बात नहीं है, इसमें एक्सटर्नल कंट्री की सेल दिखानी अलग है. एंड इन द एंड सेल टू हकीम भाई दैट इज 18% ऑफ टोटल सेल. टोटल नहीं, ये टोटल मैंने क्या आपको कंफ्यूज करेगा, एक्सटर्नल होता है ये. सो इट शुड ऑल्सो बी लाइबिलिटीज वाला ये लिखा हुआ है ना, लाइबिलिटीज आर नॉट बीन डिस्क्लोज्ड. अब आप देख लें पैरा 23 में से कोई और लाइन भी अगर लिखी जा सकती थी नंबर बनाने के लिए तो वो हम लिख सकते हैं. पैरा 23 सेगमेंट प्रॉफिट्स तो दिए हुए, एसेट्स भी दिए हुए, लाइबिलिटीज का मिसिंग था, एक्सटर्नल सेल दी हुई है, ये मिसिंग था, ये नेट होकर शो हुआ हुआ था. तो उसने डिप्रिसिएशन वाली लाइन उठाई है आई के अपने यहाँ से, फिर मटेरियल आइटम्स वाली लाइन उठाई है. असल में ये तो वन ऑफ टाइप चीज़ है ना, इंटरेस्ट इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट, कौन किसके शेयर खरीदता है, तो ये उसने नहीं उठाई आई के अपने. ये कोई इतनी ज़्यादा बिजनेसेस में होती नहीं, लेकिन बिजनेसेस में इनकम टैक्स जरूर होता है, तो ये वाली लाइन उठाई आई के अपने. ये वाली लाइन उठाना शायद आई के भूल गए, ये भी डाल देता तो ये एक अलग नंबर मिल जाने थे. मटीरियल नॉन कैश आइटम, और एक और भी उठा लेनी चाहिए थी, एडिशंस टू नॉन करंट एसेट्स. एडिशन टू नॉन करंट एसेट भी मिसिंग है. क्लियर? तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको उठा के आप इसको बना सकते थे. डन. चलें जी, अब इसको क्लोज करें और लीज के बारे में मुझे एक सवाल का जवाब दें कि लेसर का फॉर्मूला कौन सा वाला यूज होता है अगर लेसी या लेसर के सवाल में इंटरेस्ट रेट मिसिंग हो. फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरबी. थोड़ी सी रिवीजन करें लीज की, फिर पास पेपर क्वेश्चन 9 कराने. आज सिर्फ सवालों के सवाल करने हैं हमने, पास पेपर क्वेश्चन 9 करवाने हैं. रिवीजन मेरे ख्याल से ना हैंड रिटन पेजेस में शायद हुई हो कहीं, सारी मिल जाए रिवीजन. नहीं, यहाँ पे ना वो रेट नहीं दिए हुए. रेट पहले ज़रा देख लेते हैं किसने कौन कौन सा यूज़ करना होता है. रेट चलें, शुक्र है यार, ज़बरदस्त हो गया. करें जी, शुरू से रिवाइज करना शुरू करें चीज़ें. बड़ा कमाल सवाल होने लगे मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का आज. लेसी ने कौन सा रेट यूज करना है, लेसर का इम्प्लिसिट रेट. लेकिन अगर उसको नहीं पता, अपना इंक्रीमेंटल. लेसर ने कौन सा रेट यूज करना है, सिंपल लेसर ने
इम्प्लिसिट रेट, लीज में छुपा हुआ रेट, जो एक दफ़ा कैलकुलेटर पे हमने निकाला था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे भी निकाला था। लेकिन अगर डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर का सवाल है, हायर ऑफ इम्प्लिसिट रेट और मार्केट रेट। सवाल चाहे लेसी का हो, दूसरी बात कर रहा हूँ, पहली बात ये आपको नज़र आ रही है, दूसरी बात भी लिखी हुई है, मैं दिखा दूंगा। सवाल चाहे लेसी का हो, चाहे उस वाले लेसर का हो, चाहे इस वाले लेसर का हो, और रेंटल मिसिंग हो, तो आपने सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करना है, डेट इज फॉर्मूला नंबर 1। वो फॉर्मूला हैंड रिटन पेजेस के ऊपर लिखा हुआ है, खोलने की जरूरत नहीं, खोलने की जरूरत नहीं अभी। वो फॉर्मूला है फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी ऑफ इज इक्वल टू पीवी ऑफ एलपी, एलपी में होता है डाउन पेमेंट, रेंटल और जीआरवी वगैरह, प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी। एक धमाका। इंटरेस्ट रेट आपने इसमें यूज करना है इम्प्लिसिट। इंटरेस्ट रेट कौन सा यूज करना है? इम्प्लिसिट। तसल्ली से बात सुने। सवाल सॉल्व करते हुए वर्किंग 1 और 2 में, सवाल सॉल्व करते हुए वर्किंग 1 और 2 में कौन से रेट यूज करने हैं इस वक्त आपको अपनी आंखों के सामने नजर आ रहे हैं। आज हम एक वर्किंग इंट्रोड्यूस करेंगे, वर्किंग 0। वर्किंग 1 और 2 का भी बाप है ये। इस वर्किंग का मकसद होगा मिसिंग रेंटल निकालना, फिर ही वर्किंग 1 और 2 हो सकेगी। वर्किंग 1 और 2 में जो हमारी होती थी अमोर्टाइजेशन शेड्यूल और पीवीज वगैरह निकालना, उसमें ये रेट यूज करने हैं। आज हम एक नई वर्किंग इंट्रोड्यूस करने लगे हैं, वर्किंग नंबर 0। उस वर्किंग 0 का फॉर्मूला ये है, उस वर्किंग 0 का फॉर्मूला ये है, फेयर वैल्यू ऑफ आईडीसी, सॉरी फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी ऑफ प्लस पीवी ऑफ एलपी प्लस, ये फॉर्मूला किसका है? इफ इंटरेस्ट रेट और रेंटल इज मिसिंग इन द ऑफ लेसी और लेसर एंड वेदर द लेसर इज सिंपल लेसर और इट इज अ, जिस मर्जी, ऑल्ट टैब नहीं दबाना होता, कंट्रोल पेज अप दबाना होता है। जिस मर्जी किस्म का सवाल आ जाए, रेंटल जो मिसिंग निकालने हैं आपने, वो आपने जो है एक ही फॉर्मूला लगा के निकालना है वर्किंग 0 में, दैट इज दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के लगाते हुए दो एहतियातें, टक 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 टक, दिस फॉर्मूले के लगाते हुए दो एहतियातें। पहली एहतियात, रेट इस फॉर्मूले में हमेशा इंप्लिसिट लेना है, चाहे ये वाला सवाल भी हो, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। असल में ना रेंटल लेसर अपने एतबार से ही निकालता है जो छुपा के उससे इंटरेस्ट रेट ले रहा हो, तो इस वजह से रेट आपने हमेशा इस फॉर्मूले में कौन सा लगाना है? पहली एहतियात फॉर्मूला लगाते हुए। दूसरी एहतियात फॉर्मूला लगाते हुए, अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल है तो आपने आईडीसी 0 लेनी है। आपने आईडीसी चाहे लेसर की गिवन हो, क्योंकि वो एक्सपेंसेस में जाती है, क्योंकि वो किस में जाती है? एक्सपेंसेस में जाती है। अब मैं पूरी बात कर रहा हूं और आखिरी दफा, वर्किंग 1 और 2 में ये बातें ना इंशाल्लाह मैं लिखवा दूंगा, इसी हैंड रिटन पेज पे आके सारी लिखवा दूंगा बातें, रिलैक्स हो। वर्किंग 1 और 2 में ये वाले रेट यूज करने हैं, ये हमें पता है। आज हम एक नई वर्किंग इंट्रोड्यूस करेंगे, वर्किंग नंबर 0। इसमें हम वर्किंग 1 2 करने से पहले रेंटल निकाल लेंगे। रेंटल निकालने में हमेशा ये फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूले में दो एहतियातें, ये स्पोर्ट्स डे पे ना कल आपने साथ वाले को बतानी है सारी बातें, वर्किंग 1 और 2 और वर्किंग 0 के फजाइल, याद करने के फायदे, ना याद करने के नुकसानात। वर्किंग नंबर 0, वर्किंग नंबर 0 के अंदर आपने बताना है कि पुत्र ये फॉर्मूला लगेगा, इस फॉर्मूले में दो एहतियातें मेरी तरफ से सुन ले। पहली एहतियात, इंटरेस्ट रेट हमेशा आपने लगाना है इम्प्लिसिट, और दूसरी एहतियात,
IDC of lesser in above equation for manufacturer dealer lesser will be taken at rupees even if it is given in question, चाहे ये क्वेश्चन में गिवन भी हो, चाहे क्वेश्चन में गिवन भी हो, फिर भी आपने इसको क्या कर देना, इग्नोर कर देना। आपने इसको क्वेश्चन में क्या कर देना, इग्नोर कर देना। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, वो स्टेटस लगा रहे होते हैं तो आपको लगा होता है कि ये तो गैर शरई किस्म के स्टेटस लगा रहे हैं और मेरी आखिरत ख़राब कर रहे हैं, तो आप म्यूट कर देते हैं स्टेटस। इवन इफ उसका स्टेटस आ रहा हो फिर भी इग्नोर कर देना है। ओके, समझ आ गई ये बात। अब आप पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 करें। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 9, ये मैं आप मुझे याद करना, आपको लिखवा दूंगा ये सारी बातें। पेज नंबर 130। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि टॉपिक के साथ ही सवाल हो जाने चाहिए। भाई आपकी बात अपनी जगह, टॉपिक के साथ सारे सवाल हो जाने चाहिए, लेकिन कुछ टॉपिक में एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं और सेकंड रीज़न ये कि टॉपिक फिर बीच में ज़रा रिवाइज भी हो जाता है एक तरह का। तो इसलिए कुछ पिछले टॉपिक्स में से अगर चीज़ हो तो उसको आप इंजॉय करें, ना कि नॉन एंजॉय। जी, जैसे आज दूसरे लेक्चर के अंदर हमने लीज वो ISTL के सवाल करने हैं। पेज नंबर बोलें जी, 132। 132 बोला करें, खा बोला करें, कार ना बोला करें खा, परचेज ना बोला करें परचेज बोला करें। आजकल के छोटे छोटे बच्चे आपके सामने इस तरह बोल रहे होते हैं तो शर्म सी आवे हमें तो फिर उनके सामने। स्क्वायर लिमिटेड is a dealer of electronic items. अबू बकर बैठे यार, ये तो सही मिटा रहा है। डस्टर का इशू है, मार्कर का इशू नहीं, व्हाइट बोर्ड का इशू नहीं है, बस ये साबित हुआ। अच्छा, कई दफ़ा मोटरसाइकिल गाड़ी ना ख़राब होती है, मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, उधर सही चलने लग जाती है। देखें, अच्छा, अगर टेस्टों पे आपको कहा जाए कि साइन करवा लाया करें अब्बू से, तो करवा लेंगे या साइन सीखेंगे अब्बू के? सीखेंगे, खुदा का खौफ करें। अच्छा जी, ऑनलाइन वालों को तो रिक्वेस्ट करूंगा अब्बू को बुला लें मेरे साथ वाले कमरे से, ज़रा आ जाए। इससे फील हो जाए यार, ये ऐसे क्या ज़बरदस्त आइडिया, कमाल ये हो जाएगा। वरना पोर्टल कैंसिल कर दिया जाएगा, इस तरह कुछ कर लेंगे। टेस्ट ना देना बेटा, अपने अब्बू को तरफ बुला के लाएं, अब्बू को बुला के। हाँ, मीटिंग में लाइव वीडियो होगी। और चलें जी, अब आप हजरात वालिद साहब को ले, अच्छा वर्किंग नंबर 1, लेकिन वर्किंग नंबर 0 के लिए आप छोड़ दें तकरीबन 6-7 लाइनें, और दूसरे सफ़े से वर्किंग शुरू कीजिएगा। पहले सफ़े पे सवाल की रिक्वायरमेंट आप फॉलो करेंगे। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल कैसे सॉल्व होता है? किसी को याद हो? 4 लाइनें होती थी, कॉस्ट, फेयर वैल्यू, नहीं सेल, हाँ आप सही कह रहे हैं, सेल नहीं, वो फेयर वैल्यू लिखते थे ना, फिर उसकी बेस पे सेल बुक करते थे, लिखते फेयर वैल्यू थे। सेल बुक होती थी लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी। कॉस्ट, फेयर वैल्यू, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। बस लगे रहा करें, पढ़ते रहा करें। कल असल में बुक देना था वॉल्यूम 2, तो 145 पे मैं इधर ही कॉलेज में बैठ गया था। अब्दुल्ला भाई भी बैठे होंगे मेरे साथ। करते 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 तकरीबन कोई 4:30 तक हम फ्री हो गए थे। 4:30 तक हम फ्री हो गए थे। फिर उसके बाद मैं घर चला गया, फिर किसी शादी में जाना पड़ना था, तो कुछ काम बीच में करके हम शादी में चले गए। लेकिन मैं फिर गाड़ी में बैठ के ना आज के ज़रा लेक्चर की तैयारी करता रहा, पहले कौन सा सवाल कराना है, फिर कौन सा कराना है, फिर क्या करना है। फिर तकरीबन कोई 8:30 बजे बेगम का फ़ोन आया कि अब आप अंदर तशरीफ़ ले आएँ, बहुत देर हो गई है। तो इसलिए बस जो भी मौका मिले ना, छुप के लगे रहा करें। मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा, जो भी मौका मिले लगे रहा करें।
ओके, अब मोहतरम क्वेश्चन ये है, ये क्लास के बाद, स्केयर लिमिटेड इज अ डीलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फुल स्टॉप, मुकम्मल रुकते हैं, आगे चलें। एसएल स्केयर जो डीलर है, डीलर का क्या काम होता है? डीलर का काम होता है वो जो बड़ी गाड़ी थी पजारो, वो शोरूम पे खड़ी थी, स्टार शोरूम था पता नहीं, स्मार्ट कार्स, डीलर का ये काम होता है कि वो एक दुकान खोल लेते हैं और किसी और से चीज़ें खरीद के कस्टमर्स को बेचते हैं। डीलर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, डीलर चीज़ें खरीद के आगे बेचता है। स्केयर इज अ डीलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। स्केयर एक्वायर्स रेफ्रिजरेटर, स्केयर रेफ्रिजरेटर खरीदता है ऑफ अ पर्टिकुलर मॉडल फ्रॉम एट अ डिस्काउंट ऑफ, ये रेट नहीं है लीज वाले, एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन रिटेल प्राइस ऑफ 3 लाख पर यूनिट। रिटेल प्राइस क्या होती है चीज की? फेयर वैल्यू। रिटेल प्राइस क्या होती है चीज की? फेयर वैल्यू। सवाल में ना वो असल में 12 रेफ्रिजरेटर हैं, तो इसमें ना डेटे को साथ साथ ही मल्टीप्लाई करूंगा, किससे बोलें? 12 से। 3 लाख रुपए का फेयर वैल्यू है या 3 लाख की कॉस्ट है? जरा देख के बताएं। रिटेल प्राइस फेयर वैल्यू होती है ना, तो 3 लाख ज़रब 12 रेफ्रिजरेटर, जवाब बताएंगे। रुपीज इन थाउजेंड में कर लेते हैं। 30, जरा नोट कर लीजिएगा बाद में, सबर कोई जल्दी नहीं। 3600, 3600 का तो यानी 3 लाख का पर यूनिट तो बाजार में बिकना है, लेकिन अगर मैं जितने का बाजार में बिकना है उतने का ही मैं मैन्युफैक्चरर से बाय करूं, डीलर है मेरी, तो डीलिंग की दुकान है मेरी, तो नहीं मैन्युफैक्चरिंग की दुकान, अगर मैं उतने का ही उससे बाय कर लूं तो फिर मुझे क्या फायदा है? इसलिए मैंने उससे 15% डिस्काउंट पे बाय किया है। 15% डिस्काउंट का मतलब यही होता है, दुकान पे आप जाते हैं, चीज की प्राइस लिखी होती है 200, उसके ऊपर गोल कलर का लिखा होता है 15% डिस्काउंट, आप 200 ज़रब 15% करते हैं, फेयर वैल्यू पे लगाते हैं, आप रिटेल प्राइस पे 15 लगाते हैं दुकान पे खड़े होके, आप 200 ज़रब 15% करते हैं और कहते हैं 170 रुपये मेरे से ले लो, चीज़ मुझे दे दो। तो चीज़ के ऊपर क्या टैग लगा हुआ है? 3 लाख का। आपने वो बाजार में मजबूर है 3 लाख की बेचनी है, आपने अगर कोई कैश सेल करने आ जाए आप उसे 3 लाख की बेचेंगे, लेकिन आपने उससे कितनी सस्ती ली? 15%। अब आप मुझे बता दें 3600 माइनस 15% ऑफ 3600, वही बात जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले की, दुकान पे आप चीज लेने जाएं, उस पे आपने कभी लिखा है, देखा लिखा है R.P रिटेल प्राइस, किसी ने वाला पढ़ा हो कभी चीज पे R.P, टिश्यू पेपर के डब्बे के पीछे लिखा होता है R.P। R.P क्या होती है? रिटेल प्राइस। बोतल के ऊपर लिखा होगा, पानी वाली बोतल के ऊपर लिखा होगा, ये देखो R.P रिटेल प्राइस। तो रिटेल प्राइस, तोहफा देने से पहले स्टिकर उतार लिया जाता है। अच्छा, तो रिटेल प्राइस उस चीज के ऊपर लिखी होती है, ठीक है? रिटेल प्राइस पर आप परसेंटेज लगाते हैं और दुकानदार को कहते हैं 200 की चीज है, 15% डिस्काउंट है, मेरी तरफ से 170 रुपये ले लो। आप बता दें मैंने कितने की खरीदी? 3060। ये क्या आ गई? कॉस्ट। तो मेरी डीलरशिप की दुकान है, मैंने यहां पे रेफ्रिजरेटर रख के आगे किसको बेचने हैं? कस्टमर्स को। नोट ना करें। मैं कौन हूं? मैं हूं डीलर। अच्छा जी, मेरी दुकान पे रेफ्रिजरेटर पड़े होंगे या बन रहे होंगे? पड़े होंगे मेरी दुकान पे, तो मुझे फिर किसी से खरीदने पड़ेंगे। मेरी मर्जी है, मैंने यार उधर नोट करने दूंगा, तू इधर देखना, मेरी मर्जी है कि
मैन्युफैक्चरर से लूं या बाहर के मुल्क से इंपोर्ट करूं, वो मेरी मर्जी है। मैन्युफैक्चरर मुझे क्या देगा? रेफ्रिजरेटर। मैन्युफैक्चरर मुझे क्या देगा? मैं इसको इसके बदले दूंगा 3060। 3060 मैं मैन्युफैक्चरर को 3060 रुपए दूंगा 15% डिस्काउंट के साथ, ताकि अगर मैं लीज वाले सिनेरियो में ना जाऊं तो मेरे पास जब कस्टमर्स आए, मेरे पास जब कस्टमर्स आए तो मैं उनको ये 3000 वाली चीज, 12 रेफ्रिजरेटर टोटल कर लेना, मैं उनको ये 3060 वाले रेफ्रिजरेटर कितने के बेचूं? 3600 के बेचूं। क्लियर हो गया? अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल से तो इस सवाल में कस्टमर के साथ लमसम पेमेंट एग्री होगी या लीज वाली सिनेरियो पे जाएगा? लीज वाले सिनेरियो पे जाएगा। ऑन 1 जनवरी 18 मैंने बेच दिए हैं 12 रेफ्रिजरेटर टू होटल। हाँ ठीक है, होटल को जरूरत पड़ी होगी, पर कॉन्टिनेंटल टाइप, अवारी टाइप होटल को जरूरत पड़ी होगी एकदम 12 रेफ्रिजरेटर्स की। तो ऑन 1 जनवरी मैंने बेच दिए, एसएल ने बेच दिए 12 रेफ्रिजरेटर एट रिटेल प्राइस ऑन एट 3600 ऑन लीज। लेकिन एट 3600 ऑन लीज के चक्कर में आपने नहीं जाना, आपने वो जो सवाल का डाटा है उसी में फिगर्स पुट करनी है। इस चक्कर में ना जाए कि एट 3600 बेचा तो ये कैश सेल है, छोड़ने पड़े, ऑन लीज। सवाल में पता कैसे चलेगा कि ये डीलर लेसर है? एक मिनट, एसएल इज अ एसएल सोल्ड एट ऑन लीज, एसएल सोल्ड ऑन लीज। ये सवाल की सबसे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है जिसको आप हाईलाइट कर लें। किसकी बुक्स में सवाल सॉल्व करने? एसएल कौन है? डीलर लेसर। एसएल कौन है? सवाल ही ना पता चले तो पुट्ठा सवाल करके आ जाएंगे। इस पे वैसे आईकेप से कभी पूछा नहीं मैंने कि लेसी का सवाल लेसर का बच्चे करके आ जाए या लेसर के लेसी का करने आ जाए, तो आप पूरे मार्क्स काट लेते हो या कि थोड़े बहुत बरकत के लिए दे देते हो। अच्छा, तो ऑन 1 जनवरी 2018 एसएल ने बेचे हैं 12 रेफ्रिजरेटर टू क्यूब एट अ रिटेल प्राइस ऑन लीज। द रेट ऑफ इंटरेस्ट छुपा हुआ इन द लीज वाज 10%. द पेमेंट इज टू बी मेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पेएबल इन एडवांस। 1 जनवरी 18, 1 जनवरी 19 और 1 जनवरी 20, 3 बन जाएंगे ना रेंटल। रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 इयर्स इज निल। खाली रेजिडुअल वैल्यू का लफ्ज़ आएगा ना तो उससे मुराद आपने यूजीआर भी लिया करनी है, क्योंकि गारंटी जब होगी ना वो बताएगा। बहरहाल यूजीआर भी 0 है, तो खाली रेजिडुअल वैल्यू का लफ्ज़ हुआ। इसमें से कितनी गारंटी है? कोई नहीं, तो फिर सारी रेजिडुअल वैल्यू अनगारंटेड है, लेकिन वो है ही 0। अच्छा, इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज 10% है, लेकिन मार्केट का इंटरेस्ट रेट 14%। अब जब सवाल सॉल्व करने लगे तो आप सॉल्व करते करते ऐसे गिर गए, रेंटल ही मिसिंग है, मैं किसको डिस्काउंट करूं? फिर आपका दिमाग कहेगा वर्किंग 0। आपके मुंह से ना एकदम ऊंची निकल जाएगा, 10-12 बच्चे साइड पे परेशान हो जाएंगे, वर्किंग 0। फिर वो जो इन्विजिलेटर होगा वो भी कहेगा ऐसे वर्किंग 0, पागल छोड़ो इसको, कुछ नहीं कहेगा इंशाल्लाह आपको। अच्छा, बंदे बना के ना क्लास के बाद बंदे लेके आना जाया करें, पेपर में भी हम वर्किंग 0 लिखेंगे और पेपर में वर्किंग 3 लिख लेना। बंदे लेके क्लास के बाद जाते हैं, पेपर में भी हम वर्किंग 0, थोड़ी सी आको वर्किंग 0 पे थोड़ी सी तब चढ़ेगी ना, उसको 1.1 बना लेना, जो मर्जी बना लेना। लेकिन मैं इसलिए इसका वर्किंग 0 नाम दे रहा हूँ कि ये वर्किंग 1 से पहले करनी जरूरी है, इसलिए इसका वर्किंग 0 नाम दे रहे हैं। नहीं इस तरह की बातें बता दिया करने पर मेरे जैसा जो सादा बंदा है ना, वो तो भी लकीर का फकीर ही होता है। वर्किंग 0, वर्किंग 0 के लिए आपने जाना है हैंड रिटन पेज पे। हैंड रिटन पेज पे इफ रेंटल, नहीं ये जेब में नहीं डाल के लेके जाना, ये पेज याद होगा आपको। इफ रेंटल इज मिसिंग इन क्वेश्चन ऑफ लेसी और लेसर एंड वेदर द लेसर इज सादा लेसर और अ मैन्युफैक्चरर, फेयर वैल्यू, तो लेसर का फॉर्मूला फेयर वैल्यू प्लस इज इक्वल टू पीवी ऑफ इंटरेस्ट रेट टू बी यूज्ड इज आईडीसी गिवन ही नहीं है तो छोड़े पड़े, होती भी तो 0 लेते।
वर्किंग की हेडिंग जीरो नहीं, हेडिंग हेडिंग पुत्र, हेडिंग ना नहीं, हेडिंग मिसिंग रेंटल्स। फेयर वैल्यू आईडीसी वैसे लिखा ही ना करें मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर में, क्योंकि वो दी भी हो तो जीरो लेनी है। अच्छा जी, पीवी ऑफ एलपी प्लस, नहीं बीवी नहीं, बाहर आ जाए आप, ये लीज पे आ गए हैं, ये पीवी है, ये बीवी नहीं है, ये बीवी की भी वाल, सॉरी, पीवी ऑफ यूजीआर। ये फिर दुआ मांगा करें सास सॉस ना हो, चिली सॉस। अच्छा, चलें जी, फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी ऑफ लेसर। फेयर वैल्यू देखें जी 3600, आईडीसी 0। चलें जी, डाउन पेमेंट 0, रेंटल एक्स एज्यूम करेंगे या आर एज्यूम कर लें, जो मर्जी, और जीआरवी 0, यूजीआरवी 0। अच्छा, डिस्काउंट करना है, डिस्काउंट एलपीज नहीं लिखनी, पीवीज लिखनी है। ये हो गया पहला रेंटल, अगर 5000 रुपए है तो फर्ज करें 5000, ये हो गया पहला रेंटल। फिर बच गए दो रेंटल, रेंटल इंटू 1 माइनस, ऑलवेज यूज दो एहतियातें, इम्प्लिसिट रेट, 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर -2, क्योंकि 3 किस्तें, 3 में से 2 डिस्काउंट करनी है, 0.1 प्लस 0, यूजीआरवी नहीं है। आप लोगों ने डायरेक्ट आर निकाल दिए, ठीक है, गुड, आर डायरेक्ट निकाल दिया। रेंटल 1316, पॉइंट भी आगे कुछ आ रहा है, बस ठीक है। अच्छा, कितने लोग पेपर में कुछ रेंटल शेंटल कोई चीज़ निकालने पॉइंट्स में चली जाए तो परेशान हो जाते, नहीं आया, नहीं सही, 1315 एग्जैक्ट आती ना तो शायद ये सही होती। सोच से बाहर निकले हैं, आप बड़े हो गए। ओके, चलें जी, जीआई क्या होती है? एलपी प्लस यूजीआरबी, एलपी प्लस, और इसमें यूजीआरबी आपने अलग रखनी होती है, क्योंकि इसमें वो जो पहला इक्वेशन है ना, बड़ी वो हैवी सी है, पहला जो जनरल एंट्री है, लेकिन यूजीआरबी सवाल में शुक्र है ही नहीं जी। लीज पेमेंट, डाउन पेमेंट 0, रेंटल, मैं जीआई क्यों निकाल रहा हूं, डायरेक्ट एनआई निकाल लूं। अगर नोट बनाना हुआ तो अन इंटरेस्ट इनकम निकालने के लिए फिर शॉर्टकट आता है, जीआई एनआई का डिफरेंस। तो अभी मैं लिखूंगा, शायद आपको याद आ जाएगी बात। 1316 इंटू 3, ओहो डिस्काउंट नहीं करा मैं, बस सिंपल मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 रेंटल हो गए, जीआरबी 0 और यूजीआरबी 0। जीआई बता दें 39। यार ये क्यूब होटल वाले क्यों फंस गए हैं? क्यूब होटल वालों को जब 3600 का मिल रहा था ये, तो क्यूब होटल वाले क्यों 3948 का ले रहे हैं? लीज पे ले रहे हैं, इसलिए 39 किस्तें बन गई ना 3, इसलिए क्यूब होटल वाले इतना महंगा ले रहे हैं। हालांकि अगर कैश पे होता, बिलावल होता ये, तो फिर 3600 का ले लेते जी। एनआई वर्किंग 1 और 2 में कौन सा रेट यूज करना है? अब मैं वापस आ जाता हूं उस सफ़े पे जो मेरा मनपसंद सफ़ा है। अब मैं उस सफ़े पे आ जाता हूं, तो इधर उधर की ना बात कर, मुझे बता फॉर्मूले। हाँ, ये रेट क्या थे? किसका सवाल सॉल्व कर रहा हूं? वर्किंग 1 और 2 की तरफ मूव कर गया हूं या वर्किंग 0 कर रहा हूं? रेंटल जब भी मिसिंग होंगे इम्प्लिसिट रेट यूज करने, लेकिन अब मैं वर्किंग 0 नहीं कर रहा, वर्किंग 1 2 की तरफ मूव कर गया हूं। अब ये जो चीजें मैंने सीखी हुई हैं, अब अप्लाई करने का टाइम आया है।
जिंदगी ने मुझे ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि अब मुझे दोनों में से हायर रेट उठाना पड़ेगा. व्हाट इज मार्केट रेट और व्हाट इज इम्प्लिसिट रेट? 8%. जी, पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरबी. जी, अब डाउन पेमेंट छोड़ें बस. 1316 पहला 1 minus 1.14 higher of implicit and market rate raised to power minus plus 0 3 4. अब वो टाइम ज़ाया करना है तो अनअर्न्ड इंटरेस्ट निकाल लें. 461 कितना? 465. ओके. वर्किंग नंबर 2, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल. वर्किंग 0 से बनाने, 1 से बनाने. भाई 0 को फेंक दें. 0 की वर्किंग सिर्फ इसलिए थी कि मिसिंग रेंटल निकल आया. जब वो निकल आया बस बात खत्म. वर्किंग 2, डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस. रिक्वायरमेंट आप पढ़ लें ताकि पता चले कहाँ तक बनाना है. पेज नंबर, ओहो सॉरी, सिर्फ पहले साल की जनरल एंट्रीज करनी है. अकाउंटिंग ईयर एंड और लीज ईयर एंड शुक्र है सेम है, वरना इंटरेस्ट को 6/12 में 3/12 भी करना पड़ना. NI 3483. यकम जनवरी 18, यकम जनवरी 18, 1316 2167. जी आगे. यकम जनवरी 30 नहीं छोड़ें इसको. बैलेंस शीट तो बनानी नहीं, इस टोटल का भी कोई फायदा नहीं. बैलेंस शीट तो नहीं बनानी, बस ये इंटरेस्ट निकालना था. अगला वो निकला है. यकम जनवरी 18. एक एंट्री आप ना किया करें, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट एक्सेलेंट 3060 से. ये एंट्री ना करें क्योंकि डेट ऑफ परचेज नहीं बताई हुई. लिख जरूर लें, डेट ऑफ परचेज नहीं बताई हुई. मैं कौन हूं? एसएल. एसएल बाजार से जाके क्या करेगा? चीज खरीदेगा. 3600 की या 3060 की? अगर कोई कैश पे लेने आ गया तो 3600 की दे देगा, कैश पे ना लेने आया तो 3948 की दे देगा. तो डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर जो है सबसे पहले चीज को खरीदता या बनाता है. अब खरीद कर, मैन्युफैक्चरर बनाता है, डीलर खरीदता है. अब खरीद कर लीज पे देगा तो लीज की एंट्री छोड़ दो सब कुछ. ये पकड़ो, तुम ये पकड़ो, तुम ये पकड़ो. खड़े हो जाए सारे, खड़े हो जाए सारे, सारे खड़े हो जाए और बात बता के. ओ हाइब्रिड वाले उठो, अल्लाह तुमसे पूछे, उठो, माइक पकड़ो, बात बता के बैठ जाओ. बात बता के बैठ जाओ.
एंट्रीज आप मुझे करवा दें, लेकिन जब तक वो बात नहीं बताएंगे तब तक बैठना नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो तो फार्मूला आपको आता है। कौन बोले? हाथ खड़ा करें जी। एक्सेलेंट, बैठ जाएं आप सारे। आप एक की वजह से सबको उठा दिया है। फाइनेंस से ऑपरेटिंग लीज के पहले टेस्ट लगाने हैं और डिसाइड करना है लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है, क्योंकि लेसर का सवाल है ना। फिर पता चलेगा डेट इंस्टॉलमेंट का कॉलम डालना है या प्रिंसिपल इंटरेस्ट और बैलेंस का कॉलम भी डालना है। लेकिन इसकी लाइफ वगैरह नहीं दी हुई। पीवी ऑफ एलपी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू फेयर वैल्यू। देखें 3483 को डिवाइड करें 3600 से, 90% ज़्यादा आ रहा होगा। पीवी ऑफ एलपी को डिवाइड करें फेयर वैल्यू से, 96% आ रहा है। तो पांचों में से एक सवाल का जवाब भी क्या आ जाए? यस। क्या है? फाइनेंस। ये किसी ने लिख ले तो लिख ले। फाइनेंस लीज क्यों है? पीवी को डिवाइड करें फेयर वैल्यू से। पीवी कितनी है? डिवाइडेड बाय 30। तो लीज कौन सी थी? फाइनेंस। इसलिए किराया आया कमाया की एंट्रीज होंगी या इंटरेस्ट की? इंटरेस्ट की। खड़े करने का मकसद ये होता है कि ये बात फिर याद रह जाती है, वरना मैंने आप खड़े करके क्या ले लेना है, जिसका एक से नाम मिल जाना है। चलें जी, पहली एंट्री बताएं। असल में ना एक दो चेहरों पे मुझे थोड़ी सी अजब सी चीज़ नज़र आ रही है, तो उनके लिए हम 1 मिनट की खामोशी उनके लिए इख्तियार करें। लेट देम एंजॉय इन देयर ओन वर्ल्ड। इफ़ यू आर फीलिंग एनी डिसकम्फर्ट इन सॉल्विंग द क्वेश्चन, सो यू शुड फील रिलैक्स। मैं उर्दू में ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग बस ये पेज 67 खोल लें अगर चीज़ें भूली हुई हैं। पेज 68, किसी को भी कोई चीज़ भूली हुई है ना तो पेज 68 खोल लें। कॉस्ट, फेयर वैल्यू, GI/NI फार्मूलाज थे, एंट्रीज देख लें। ये एंट्री है पहले, तो इसलिए वो रिलैक्स रहें कि अभी चीज़ें मुझे भूली हुई हैं। वो पेज खोल लीजिएगा घर में, यू विल गेट द पॉइंट्स। बोलें जी, लीज रिसीवेबल किस पे बुक होने? NI पे 3483। आगे बोले। कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ UGRV। पीवी ऑफ UGRV नहीं दी हुई, तो 30 उधर नजर आ रहा है, हाथ खड़ा कर दें जरा। ओके, 3060 3483 3060। आगे क्या बुक करनी? सेल। लोअर ऑफ फेयर वैल्यू, इतनी लंबी एंट्री बन गई, और पीवी ऑफ एलपी, वो जगह नहीं बची थी ना। लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी। अच्छा, पीवी ऑफ एलपी ना वही NI के बराबर है, क्योंकि पीवी ऑफ UGRV नहीं है। पीवी ऑफ एलपी NI के बराबर है क्योंकि पीवी ऑफ UGRV नहीं है। पीवी ऑफ एलपी और सेल विच एवर इज लोअर, क्या हो गया? इन्वेंट्री क्रेडिट कॉस्ट से 3060। इनके दोस्तों के लिए ना लेक्चर अपलोड करवा दो, इनके कुछ दोस्त जो है ना आज नहीं आए हुए, उनके लिए करवा दो। उससे फिर जिनके दोस्त आएंगे ना तो उससे इन्हें खड़ा करेंगे। ये अपने दोस्तों को क्यों नहीं लाए? दोस्ती तो सोने से भी महंगा नाता है, और आपने पूरी क्लास ही छुड़वा दी, जिस क्लास के पीछे पता नहीं कितने हीरे और सोने और चांदियाँ छुपी हुई हैं। यकम जनवरी 18 जी बोलें। लीज रिसीवेबल क्रेडिट, कैश डेबिट, वो पुरानी एंट्रीज बचपन वाली। कैश डेबिट जी 1316। बस ठीक है, इंटरेस्ट तो अगले साल मिल रहा है, तो हमारे साल इनकम बुक नहीं करते।
इंटरेस्ट तो अगले साल मिल रहा है, इसलिए हमारे साल इंटरेस्ट इनकम छोड़े पर कोई और सवाल शुरू करते हैं। कमा तो लिया ना, कमा तो लिया है। जैसे बिजली का बिल पे अगले साल करते हैं, खर्च तो कर लेते हैं ना। तो बता दें जी, किधर जाना था मैंने, ये इसका अर्सा बता दें। 18 का कैलेंडर, 18 के कैलेंडर का इंटरेस्ट है। मिल कब है? 19 में। तो 31 12 18। लेसी के सवाल में ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट की एंट्री नहीं भूलनी, और लेसर के सवाल पे ईयर एंड में इंटरेस्ट की एंट्री नहीं भूलनी, और लेसी में डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट की एंट्री नहीं भूलनी। इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम 30 नाउ यू कैन टेक अ PIC। सारा कवर कर रहे, खड़े होकर देखो वो पेपर। ये बात लिख लें और जाएं। कैमरा इधर करो। पेज नंबर 68 पे हैं, पेज 68 पे। पेज 68 पे जी, इधर देखें। ये कॉस्ट और फेयर वैल्यू वाली वर्किंग कौन सी है? वर्किंग 1। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल वाली वर्किंग 2। एक और कौन सी वर्किंग है? चलें जी, यहां पे कुछ लिखना शुरू करें। पेज कौन सा निकाला हुआ है किताब का? 68। ये जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया, पहले तो ये लिखे ना, पहले जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया ये लिखें। खुला खुला करके आप वर्किंग 0 लिखें। अगर रेंटल मिसिंग हुए, अगर रेंटल या इंटरेस्ट मिसिंग हुआ, अगर रेंटल या इंटरेस्ट मिसिंग हुआ, इधर मैंने आपको लिखवाना कुछ नहीं। अगर रेंटल या इंटरेस्ट मिसिंग हुआ तो हैंड रिटन पेज वाला फॉर्मूला लगा देना है। उस फॉर्मूले में सारी डिस्कशन हुई भी है। अगर रेंटल या इंटरेस्ट मिसिंग हुआ तो हैंड रिटन पेज वाला फॉर्मूला पहले लगाना है। तो हैंड रिटन पेज वाला फॉर्मूला पहले लगाना है। उस फॉर्मूले में जो 2 एहतियातें हैं वो मैं नहीं बता रहा, वो जब उस पेज पे चले जाएंगे तो उसमें 2 एहतियातें अपनी जगह मौजूद है। लेकिन एक चीज़ लिख लें ज़रूर, यहाँ पर इन दोनों में, वर्किंग 1 और 2 में, हायर ऑफ, और बोले इम्प्लिसिट और मार्केट रेट। वर्किंग 1 और 2 के साथ ज़रूर लिख लें, हायर ऑफ, इम्प्लिसिट और मार्केट रेट। बट इन वर्किंग 0 इम्प्लिसिट रेट। जी, अब ऑनलाइन वाले भी अगला लेक्चर आज ही सुन लीजिएगा, वो 1.5 घंटे का होगा, और फिर होमवर्क उसी में इंशाल्लाह बताया जाएगा। जी, अब आप बताओ। तो तब करेंगे जब ऑपरेटिंग लीज है। यार ये लिखा रहने दो, वो आप इनके सवाल का जवाब मैंने देना है, ये लिखा रहने देना। अच्छा, अब नमाज पढ़ के ना आप 1:45 तक आ जाएं।